Good morning, everyone. Now we'll go ahead with today's session with our CA पालसराज जी। वो हमारे ख्याल के प्लेटफॉर्म पे आते रहते हैं, हमें फाइनेंसेस के रिलेटेड एनलाइट करने काफ़ी सारी बातें टैक्स के बारे में, सेविंग्स के बारे में, स्पेंडिंग के बारे में हमें बालसराज जी ने बताई है। और अभी-अभी बजट 2025 जिसके ऊपर सभी का ध्यान था, वो आ चुका है। काफ़ी सारे लोग खुश हो चुके हैं, काफ़ी सारे सैलरीड पीपल खुश हो चुके हैं। और आज हम जानने वाले हैं उस बजट 2025 की सारी डिटेल्स, इंक्लूडिंग सीनियर्स के लिए क्या-क्या है, सीनियर्स के लिए कौन से बेनिफिट्स हैं और किन-किन चीज़ों का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। सो विल गो टू बालसराज जी। हेलो बालसराज जी, हाउ आर यू डूइंग टुडे? Yeah. Good morning. Thank you, Yogini. गुड And I look forward to the session. And I'm very delighted to see so many people participating. Good morning, and thank you very much once again. And uh, I am going to talk. मैं mainly slides तो English में रहेंगे. मैं ज़्यादा करके हिंदी में बात करूँगा. लेकिन ऐसी कोई भी पाबंदी आपके ऊपर नहीं है. आपल्याला मराठीत काही पण मला विचारायचं आहे, तर काही काळजी न करून विचारू शकता અને ગુજરાતીમાં પણ તમે કંઈ પૂછી શકો છો કે કંઈ કહી શકો છો. તો મેઇન આઈડિયા ये है कि आई वांट टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल फॉर यू टू अंडरस्टैंड. लोगों को एक गलत फहमी होती है कि ये जो बजट का विषय है वो कोई बहुत खतरनाक इश्यू है, ये भैया इसके लिए सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना जरूरी है इसके लिए समझने के लिए. ये सब में जो गलतफ़हमियाँ हैं, उनको आज दूर करना चाहता हूँ और मेनली मेरा फ़ोकस रहेगा कि इसमें जो हम सीनियर सिटीज़न्स को, मैं भी आपके जैसा 65 साल का हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस सेशन का पूरा लाभ लीजिए. तो चलते हैं बजट के बारे में थोड़ा बात करने के लिए. तो मैं समझता हूँ कि हम सबको ज़्यादा इंटरेस्ट है इसमें मेरे लिए क्या है. और बहुत सालों के बाद मैं समझता हूँ तकरीबन 15-20 सालों के बाद एक ऐसा बजट आया है, जिसमें हम सब लोगों के लिए कुछ है. क्योंकि आप जानते होंगे कि सबसे प्रमुख चीज़ जो है बजट में कि भई अब 12 लाख रुपए तक कोई भी इनकम टैक्स नहीं भरेगा. लेकिन इसके साथ कुछ गलतफ़हमियाँ हैं. मुझे आई हैव बीन लिटरली मुझे हज़ारों में फ़ोन्स आए हैं कि भैया ये 12 लाख के ऊपर वालों को क्या है? तो मैं आपको पूरी तरह से समझाऊँगा, लेकिन बजट में 2 पार्ट रहते हैं. एक तो इंडिया के बारे में और दूसरा हमारे बारे में. तो पहले मैं बजट के ऊपर, जो इंडिया के ऊपर है, उसके बारे में, जो भारत के ऊपर है, उसमें थोड़ा आपसे ज्ञान बाँटना चाहता हूँ. सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? हम पहले बात करेंगे इंडियन मैक्रो रियलिटीज़ के बारे में, यानी आज हमारी हिंदुस्तान की स्थिति इकोनॉमिक तौर से कैसी है. पहले से तो बहुत अच्छी है. और कुछ-कुछ वर्ड्स है जैसे कि जीडीपी, फिस्कल डेफिसिट, ये सब वर्ड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे आपको परेशान नहीं होना है. क्योंकि ये हमेशा याद रखना कि पढ़ाने वाले को चाहिए तो वो जितना सिंपल बना सके. और दूसरी बात मैं खरे दिल से बताता हूँ कि अगर कुछ आपको समझ में नहीं आता है, अगर कोई टर्म है जो मैंने अगर अननोइंगली यूज़ किया, अगर आपको समझ में नहीं आता है, तो वो आपका प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरा प्रॉब्लम है. जो मेरे पे जो जवाबदारी रईसा जी और योगिनी जी ने दी है और हिमांशु जी ने दी है, वो मैं पूरी नहीं कर पा रहा हूँ. तो कुछ भी समझ में नहीं आए, एक शब्द भी अगर समझ में नहीं आए, तो मुझे आप ज़रूर पूछिए. और समझो आधा से आधा नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ अबाउट 40-45% ऑफ द सेशन इंडिया के ऊपर रहेगा और फिर हम पर्सनल इनकम टैक्स के बारे में बात करेंगे और बहुत ही सरल भाषा में मैं बात करूँगा. और मैं समझता हूँ कि हम सबको काफ़ी फ़ायदा होगा ये बजट से, लेकिन हमको क्या करना है वो फ़ायदे के लिए, स्पेशली सीनियर सिटीज़न्स को, उसके बारे में थोड़े हम बाद में चर्चा करेंगे. लेकिन 10 ईज़ मेजर ईज़ ऑफ इनोवेशंस, मेजर जो बजट की थीम है, जो सरकार फोकस करना चाहती है, उसके बारे में बात करेंगे. बजट यानी आंकड़े का होना ज़रूरी है. और तो इंडिया के आंकड़े के बारे में बात करेंगे, तो आप कहेंगे कि भैया ये सब भयानक बड़े नंबर से मुझे क्या करना है? मैं आपको कन्विंस करना चाहता हूँ, ये कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है समझने के लिए. एंड देन ऑफ कोर्स पर्सनल इनकम टैक्स के बारे में क्या चेंजेस आए, हमें क्या करना है. और लास्ट में पूरा आपका जो फाइनेंशियल पिक्चर है, पूरा आपका जो फाइनेंशियल पिक्चर में है, ये मैं समझता हूँ मैंने अब तक समझो
आज बजट आई 1 तारीख को, तब तक मैंने तकरीबन 15 सेशन कही है। तो दिस हैज बीन द मोस्ट पॉपुलर सेशन, दैट इज व्हाट मस्ट आई डू, मुझे क्या करना है। और मैंने स्पेशली यहाँ पे कुछ पॉइंट्स डाले हैं जो मैं समझता हूं कि सीनियर सिटीजनों के लिए ज्यादा वैलिड है। तो इंडिया की मैक्रो इकोनॉमिक रियलिटीज देख लीजिए। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि भैया ये हिंदुस्तान देश, ये भारत देश, ये कितना कॉम्प्लिकेटेड देश है और ये कितना बड़ा देश है। तो जो भी इस देश का प्रधानमंत्री है, जो भी इस देश का फाइनेंस मिनिस्टर है, उनको सलाम, क्योंकि इंडिया इज नॉट वन कंट्री। अगर पॉपुलेशन के तौर पे जाए तो पूरा यूनाइटेड स्टेट्स का जो पॉपुलेशन है वो बिहार और यूपी में समेत हो जाता है। यानी बिहार और यूपी को साथ में ले तो पूरा यूनाइटेड स्टेट्स का पॉपुलेशन उसमें समा जाता है। वैसे ही और एक बड़ा देश ले, ऑस्ट्रेलिया, सिर्फ दिल्ली में जितने लोग हैं उतने लोग, आजकल दिल्ली का इलेक्शन हुआ, उतने ही लोग हैं ऑस्ट्रेलिया में। कनाडा में अगर देखें तो हमारे जो 7 सिस्टर्स है नॉर्थ ईस्ट के, वो पूरे अगर छोटे छोटे स्टेट्स जो हम देखें, बहुत ही बढ़िया जगह है घूमने के लिए। कभी शायद ख्याल लेके जाएगा आपको घूमने के लिए वहां पे। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, ब्यूटीफुल प्लेस। पूरा रशिया का पॉपुलेशन वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में समेत है। और वैसे ही अगर देखें तो बहुत सारी, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, मैं मेजर कंट्री के बारे में ही बात करूंगा, जैसे कि ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएस है, कनाडा है और रशिया है। ये हिंदुस्तान का पॉपुलेशन ये सब कंट्रीज से ज्यादा है। और दूसरी बात क्या है कि आप कोई भी विषय ले लीजिए, आप धर्म के विषय ले लीजिए, आप कल्चरल आइडेंटिटी ले लीजिए, आप जो देखें नॉर्थ ईस्ट में जो आदमी यहाँ है, जो हमारे भारतीय लोग हैं, और साउथ इंडिया में जो लोग हैं, वो कितनी विविधता है। और मैं ये विविधता को ये नहीं बोल रहा हूँ, गलत तौर से नहीं बोल रहा हूँ, मैं यही बोल रहा हूँ कि भैया यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी विविधता होने के बावजूद हम आखिर एक है। तो ये मेन मैं क्यों बताना चाहता हूं कि भैया भारत का बजट बनाना और ये सब लोगों को खुश रखना ये कोई मामूली बात नहीं है। तो जो भी हमारे पॉलिटिकल विचार है, जो भी हम समझते हैं, भाई जो भी ये बजट बनाता है, जो भी ये देश चलाता है, उनको सलाम, बड़ा बड़ा सलाम। तो कुछ और मैं आप आंकड़े बताता हूं इंडिया के बारे में। ये शायद आपने कहीं व्हाट्सएप पे देखा होगा, लेकिन अगर देखें आप तो आधार कार्ड, हमारा पॉपुलेशन, इंटरनेट यूजर्स, मोबाइल सब्सक्राइबर्स, 114 करोड़ मोबाइल सब्सक्राइबर्स, यानी ऑलमोस्ट 70 to 80% ऑफ द पॉपुलेशन टुडे इंडिया के जो मोबाइल फोन यूजर्स है। स्टॉक मार्केट के यूजर्स और म्यूचुअल फंड के यूजर्स जो आप लेफ्ट हैंड में 11 बजे के आसपास देखेंगे, वो 8 करोड़ और 3.5 करोड़, ये नंबर दिन भर दिन बढ़ते जा रहा है। ऑफ कोर्स लास्ट 6 महीने में स्टॉक मार्केट में थोड़ी हलचल हुई है, लेकिन हम उसके बारे में थोड़ा और देखेंगे। सो वी वर हियर, एंड अगर आप देखें तो अभी भी हमारा 63% पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहता है। एंड अनफॉर्चुनेटली वो ज्यादा इकोनॉमी को इतना कंट्रीब्यूशन नहीं होता है एग्रीकल्चर का, क्योंकि अगर पॉपुलेशन 63% है लेकिन इकोनॉमी को एग्रीकल्चर का पॉपुलेशन कंट्रीब्यूशन सिर्फ 15 से 18% होता है। तो अगर फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स देखें, सोशल मीडिया यूजर्स देखें, तो मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं इंडिया के बारे में। तो पहली बात तो यह है कि इट इज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बिहाइंड USA and China today. This year, we have crossed Japan, fourth largest economy behind USA, China and Japan. Also, ये GDP क्या होता है? ये GDP is gross domestic product. अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि भैया रुपया में या यूएस डॉलर में हम कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये अगर देखें तो 360 लाख करोड़। अब ये लाख करोड़ आपको कैसे समझना है, तो 1 लाख रुपए में तो आपको पता चलेगा कि भैया 5 जीरो है, एक और उसके बाद 5 जीरो। तो और करोड़ में कितने जीरो है, एक और उसके बाद 7 जीरो। तो इंडिया की टोटल जो पैसे में अगर कहें कि भैया हम कितना मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, हम कितना सर्विस कर रहे हैं, क्योंकि इसको एक कॉमन बेस पे डाल दिए, तो हमारा टोटल जीडीपी है 360 लाख करोड़।
उसको अगर हम समझो 85 या 86 रुपीज से डिवाइड करें, जो कि डॉलर का भाव है, तो ये 4.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी होता है। लेकिन हमारे वहां जो एक विषय जो हमारे लिए बहुत समझता हूं कि चैलेंज है कि हमारे वहां लोग बहुत ज्यादा है। तो हमारा पर कैपिटा इनकम, यानी पर कैपिटा इनकम कैसे पता चलता है? जो जीडीपी है उसको नंबर ऑफ पीपल से डिवाइड करने से आपको पर कैपिटा इनकम मिलता है। तो वो बहुत ही पुअर है, यानी वो में उसमें तो हम 100 के पीछे हैं। तो ये हमें अगर जीडीपी बढ़ेगा तो हमारा पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगा। तो तकरीबन वो 21,000 रुपए पर महीने पर पर्सन है। इट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी एंड द प्लेस टू बी इन। दुनिया यही मानती है कि भैया भारत में रहना चाहिए। वी हैव द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। और ये डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या है कि हमारा एक ही ऐसा देश है जहां के मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज यंग पीपल। पीपल लाइक माय फ्रेंड रईसा, योगिनी, ये जो यंग पीपल है वो ज्यादा काम कर सकते हैं। और इसको हम इकोनॉमी के भाषा में डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं। डेमोग्राफी यानी पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से जो हमको फायदा मिलता है वो डिविडेंड आपको कंपनी से मिलता है, वैसे इकोनॉमी से भी डिविडेंड मिलता है। तो वर्ल्ड इज अनसर्टन। बहुत सारी आजकल यूएसए में देखें तो ट्रम्प भाई साहब रोज कुछ नया अनाउंस कर रहे हैं और दुनिया को दिक्कत हो रही है। कल उन्होंने गल्फ ऑफ मेक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका बना दिया। तो इसके वजह से चाइना के साथ यू ऑलवेज नो हमारे वहां और दुनिया भर में, मैं समझता हूं आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, दो प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी महंगाई, जो आप सब मुझ मेरे से बराबर, आप बेहतर आपको जब पता है उसके बारे में। और अनएम्प्लॉयमेंट यानी मैं समझता हूं कि चलो भैया हमारे तो काफी जिंदगी निकल गए, लेकिन हमारे बच्चे और उनके बच्चे कैसे ये फेस करने वाले हैं, ये मैं समझता हूं। क्योंकि आज लोग बात कर रहे हैं कि भाई मशीन आपका काम करेगा। अब मशीन आपका काम करेगा वो तो नॉन स्टॉप काम करेगा। तो फिर हमारे बच्चों क्या करेंगे? मेरा एक क्लाइंट है, बम्बई का बहुत मशहूर लॉयर, बम्बई का बहुत मशहूर बिल्डर है, हिंदुस्तान का समझो टॉप 5 बिल्डर में है। उसने मुझे बताया, मैंने परसों ही उसको गया था, उसका कुछ काम था। वो पिछले साल 12 लॉयर्स को एम्प्लॉय करता था। आज चैट जीटीपी के वजह से या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वजह से आज उसने सिर्फ 2 लॉयर को एम्प्लॉयमेंट दिया है। तो इसके वजह से अगर देखें कि अगर अगर हमको नौकरी नहीं मिलेगी, अगर हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिलेंगी, तो ये सब इनकम वगैरह कहाँ से चलने वाला है? और ये दुनिया भर में प्रॉब्लम है। लेकिन हमारी इकोनॉमी की सबसे अच्छी बात क्या है कि हम आवर पीपल बिलीव इन सेविंग। हमने स्पेशली हमारा जनरेशन जो है वो सेविंग में स्टिल बिलीव करता है। और हमारी मार्केट इतनी बड़ी है कि रिसेशन यानी कम ये लोगों की कम खर्चे, कम ये होने के चांसेस सबसे कम इंडिया में है। हमारे वहाँ हॉस्टाइल नेबर्स, अगर हम देखें तो हिंदुस्तान चारों तरफ से हमारे नेबर्स जो है, आप नहीं चाहेंगे भैया आप ऐसे घर में रहें जहाँ चारों बाजू आपके नेबर आपको खतरा देते हैं। तो हमारी इंडिया की अनफॉर्चुनेट ये सिचुएशन है कि भैया चीन के साथ तो ऑलवेज कुछ प्रॉब्लम था। 1947 में ब्रिटिश ने हमको पाकिस्तान जैसा प्रॉब्लम छोड़ के गए। और बांग्लादेश भी आजकल हमको तकलीफ दे रहा है। और चीन और श्रीलंका के साथ तो जब से रामायण और रावण और राम की जो जो चली, तब से हमारे साथ प्रॉब्लम है। तो दूसरी बात है कि अगर पिछले साल में देखें, पिछले 2-3 साल की बात देखें, तो शेयर मार्केट में 3% हमारा पॉपुलेशन से 15% पॉपुलेशन गया है। और उनको काफी अच्छा रिवॉर्ड मिला है, एक्सेप्ट फॉर द लास्ट 6 मंथ्स। तो ये कुछ इंडिया की बातें थी। और इसी को कंटिन्यू करते हुए मैं कोई सरकार का नुमाइंदा नहीं हूं, मैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में बिलीव नहीं करता हूं। लेकिन कुछ जो अच्छी चीजें हुए हैं लास्ट 10 बरस में, मैं आपको लिस्ट करना चाहता हूं जो हमें ईज ऑफ लिविंग यानी हमारी जो जिंदगी थोड़ी और हमें सुविधा मिली है, वो उसके बारे में सोच सकते हैं। तो वो पहली बात तो ये है कि जल जीवन मिशन यानी लोगों के घरों में पानी। मोबाइल फोन के बारे में तो आपको मैंने बता दिया। आजकल आप देखो तो गांव गांव में आप देखेंगे, अरुणाचल प्रदेश भी जाइए, आप कहाँ पे भी जाइए हिंदुस्तान में, मोबाइल वहां चलता है। अगर आजकल आप ट्रैवल करते हो तो आपको पता चल गया होगा कि भैया हमारी सड़कें थोड़ी बेहतर हुई है। वंदे भारत, मैं समझता हूं कि वंदे भारत ने
काफी लोगों की। और हमारे साथ पहले तो ट्रेन में ऐसा था, पया पता नहीं चलता था कौन से कंपार्टमेंट में आ रही है, वो इतनी गर्दी रहती थी, वो कोई एसी नहीं। ये आजकल आप वंदे भारत में जाओ या आप शताब्दी में जाओ या कोई भी अच्छी ट्रेन में जाओ, तो आपको पता चलता है कि भैया दिस इज ऑलमोस्ट लाइक एयर ट्रैवल। दूसरी बात है कि आप सोचिए कि भैया बैंकिंग कितना सरल हो गया है। पहले अगर आपको 20,000 रुपया अगर कैश में निकालना पड़ता था तो बैंक की लाइन में जाके खड़े रहो, ये सब करो। आजकल यूपीआई के वजह से। और दूसरी बात, मजेदार बात क्या है कि आजकल छोटा से छोटा वेंडर आपको यूपीआई से पेमेंट देता है। तो वो हिसाब से कैश का सर्कुलेशन, कैश कैरी करने के लिए आजकल आप देखो कि भैया आजकल पिक पॉकेट वगैरह को बन के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लोग कैश कैरी ही नहीं करते हैं। तो यूपीआई हैज एलिमिनेटेड द वोज एसोसिएटेड विद कैश। एजुकेशन कोविड की वजह से, और आज हमने कंटिन्यू किया है, आज हम ये जो सेशन भी कर रहे हैं, अब सोचिए कि भैया 5 बरस पहले ये कैसे सेशन होता था। हो ही नहीं सकता था, क्योंकि कोई बैठा है बैंगलोर में, कोई बैठा है चेन्नई में, कोई बैठा है दिल्ली में। तो आज ये जो through the computer, the kind of interaction we have improved, how much better it is. The shopkeeper restaurant comes home. अब मेरी वाइफ है, इसमें बहुत मानती है। तो आप मानेंगे नहीं कि भैया जो दुकानदार है, वो तो बेचारा परेशान हो गया है कि भैया कोई मिलने ही नहीं आता है उसको। लोगों को जिनको सोशल इंटरैक्शन की जरूरत है वो जाते हैं, लेकिन जो समझते हैं, या सपोजिंग हमारे बच्चे काम कर रहे हैं, रात को बेचारे 10 बजे आए थके हुए, तो बस एक फोन कर दो और खाना आ जाता है घर पे। इसमें थोड़ी बहुत बुराइयां भी हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन कितना कन्वीनियंट हो गया है। दूसरी बात के घरों में पाइप्ड गैस आई है। आप सोचिए कि आप और मेरे को, शायद हम लोग जो मेजर सिटीज में रहते हैं उनको इतनी दिक्कत नहीं होती। पहले गैस सिलेंडर उठाना पड़ता था, वो गैस वाला गैस मिलती थी नहीं। लेकिन जो बेचारी गृहिणी जो गांव में है, या जो टू स्केल में, वो जो फायरवुड, वो जो लकड़ी कलेक्ट करके जो चूल्हा जलाती थी, उसके वजह से हमारी जो सरकार है, मैं फिर से बता रहा हूं, मैं कोई बीजेपी का नुमाइंदा नहीं हूं, मैं कोई इस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ लीन नहीं करता हूं, लेकिन ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी सीधे आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाए, उससे हमको फायदा हुआ है। एंड ऑन द फास्ट ट्रैक मीन्स, जो हम आज गाड़ी वाले जो हैं, उनको हाईवे पे 2-2 घंटा रुकना पड़ता था पहले, तो ये फास्ट टैग के वजह से काफी कुछ हमारी लाइफ में सुधारा हुआ है। तो इन एवरी बजट द पुअर गेट सब्सिडी एंड द रिच गेट रिबेट, और हम मिडिल क्लास वाले को टीवी और डिबेट ही सुनना पड़ता है, बराबर है। तो इसके वजह से ये हमें थोड़ी कुछ जो मेजर गवर्नमेंट की जो थीम्स है, ये हर बजट में आती है। तो थोड़ा इसके बारे में 2-3 स्लाइड ही है, ज्यादा नहीं है। मैं मानता हूं कि आप देखिए मेरी 57 स्लाइड्स है, तो 15-20 स्लाइड के बाद मैं इंडियन इनकम टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स पे आ जाऊंगा। लेकिन थोड़ी बहुत तो भारत के बारे में जानना ही चाहिए। तो कंसंट्रेशन क्या हुआ है बजट के ऊपर, एक तो एग्रीकल्चर के ऊपर, एमएसएमईडी यानी मीडियम और स्मॉल, जहां पे सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट्स। और हमारा डेस्टिनेशन है विकसित भारत, यानी इंडिया शुड बी बिकम अ डेवलपिंग कंट्री, फ्रॉम अ डेवलपिंग कंट्री इट शुड बिकम अ डेवलप्ड कंट्री। और जैसे कि मोदी साहब ने बताया, कंट्री इज नॉट जस्ट इट्स सॉइल, अ कंट्री इज इट्स पीपल। तो दूसरी बात है कि बजट में प्रायोरिटीज क्या डाली है सरकार ने, प्रोडक्टिविटी यानी एग्रीकल्चर, और रेजिलेंस। रेजिलेंस मींस कि अगर आप देखें तो आजकल कोई बारिश हो जाती है ऑफ सीजन, तो पूरी खेती बर्बाद हो जाती है। तो वो एग्रीकल्चर को कैसे, उसे थोड़ा बचाना, कि हम हमारी जो रेजिलेंस यानी सहन शक्ति आप बढ़ा सके एग्रीकल्चर के लिए। मैंने आपको बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट बड़ा प्रॉब्लम है, तो एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग। गवर्नमेंट ने पिछले बजट में, they had said that the top 500 companies will have to recruit 1,000 people each and employ them as trainees. So inclusive human resource development and social justice, manufacturing and services, urban development, एनर्जी सिक्योरिटी। यानी एनर्जी सिक्योरिटी में बहुत कुछ हो सकता है। समझो कि भैया आज हम तेल के ऊपर काफी निर्भर है, हमको तेल की काफी जरूरत पड़ती है। तो एक तो ये साल हमने रशिया से तेल इंपोर्ट किया, तो थोड़ा सऊदी अरेबिया वगैरह से जो कम हुआ। दूसरी बात है कि हम ऑल्टरनेटिव एनर्जी की ओर बहुत बढ़ रहे हैं, सोलर कहो या विंड एनर्जी कहो। तो ये सब हम क्यों कर रहे हैं कि भैया तेल के ऊपर हमारी निर्भरता थोड़ी कम हो।
इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं बंबई में रहता हूं, आप मानेंगे नहीं कि जो बंबई की पूरी जो साउथ है, जो पूरे ऑफिस वगैरह रहते थे, नरीमन पॉइंट की एरिया है, वहां से मेरे घर में खार नाम के सबब में रहता हूं, मुझे नहीं नहीं तो 1.5 घंटा लगता था ट्रैफिक के बिगाड़। आज वही समय मैं 25 मिनट में आता हूं गाड़ी से। ये एक ही बात का मुझे दुख है कि भैया वो रोड पे बस अलाउ नहीं करते हैं। यानी अभी तक उसको फायदा हुआ है सिर्फ जो गाड़ी के ओनर्स है उसको। मैं समझता हूं कि जब आप बस वगैरह अलाउ करना चालू करेंगे तब आम आदमी को फायदा होगा। मेट्रो बन रही है और जैसे कि मेट्रो ने, मैंने सुना कि पूरी दिल्ली की जो ज्योग्राफी है, डेमोग्राफी है, पूरी बदल दी। हमारी बंबई में भी मेट्रो ने काफी कुछ लोगों को, अब मेरा लड़का जो घर को शाम को अंधेरी से 1.5 घंटे में आता था, अब वो समझ लो 40 मिनट में आता है, क्योंकि वो लास्ट मेट्रो की लाइन अभी तक नहीं बनी है। तो इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन मींस नई चीज बनाना, एंड नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स, यानी अब रिफॉर्म्स हो गए, अब अगले जनरेशन के लिए। तो जो मिशन है एक्सेलरेट ग्रोथ, ग्रोथ यानी जीडीपी कैसे बढ़ाना है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट यानी सिर्फ एजुकेटेड लोग, सिर्फ जो टॉप 10% ऑफ द पॉपुलेशन है उनको इसका फायदा नहीं होना चाहिए। जो बेचारे गरीब लोग हैं, जो बेचारे, उनको भी इससे कुछ फायदा मिलना चाहिए। इंक्लूड एनहांस द स्पेंडिंग पावर ऑफ इंडियाज राइडिंग मिडिल क्लास। अब ये जो 10, अभी जो 7 लाख से 12 लाख तक जो लिमिट इंक्रीज की है, उसका लॉजिक क्या है कि भैया ऑन एन एवरेज 1 लाख रुपए का टैक्स सेविंग होगा 1 करोड़ आदमी को। तो ये पीपल विल स्पेंड, ये स्पेंडिंग करने से लोगों खर्चा करेंगे, तो लोगों की नई तो कंपनियां ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, लोगों को और नौकरियां मिलेंगी। एंड द होप इज कि ये मिडिल क्लास के हाथ में पैसा देने से हमारी इकोनॉमी को थोड़ा बूस्ट मिलेगा, लोग ये खरीदेंगे, लोग नए फ्रिज खरीदेंगे, नई टीवी खरीदेंगे, नई वॉशिंग मशीन खरीदेंगे। और प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, सी, प्राइवेट सेक्टर आज इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उनका माल बिक नहीं रहा है। तो ये समझो कि अगर लोगों खरीदना शुरू किया तो फिर प्राइवेट सेक्टर भी कैपेसिटी बढ़ाएंगे, लोग नई फैक्ट्रियां खोलेंगे, लोग पैसा डालेंगे, और इससे हाउस होल्ड का सेंटिमेंट बढ़ेगा। तो ये मेन जो है उसके ऊपर और भी मैं आता हूं, ये टैक्स ब्रेक्स के ऊपर। मैं ये स्लाइड एक ही लाइन में बताना चाहता था, इसलिए थोड़ा लगेगा आपको कम, लेकिन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि एग्री आंगनवाड़ी और पोषण, यानी बच्चों को मिड डे मील में अच्छा खाना मिलना चाहिए, आईआईटी को बढ़ाना चाहिए, डे केयर सेंटर्स इन ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, भव्य अपना पोशाक स्कीम, नेशनल सेंटर फॉर एक्सेलेंस फॉर स्किलिंग, अटल टिंकरिंग लैब। तो ये टिंकरिंग वर्ड क्या है? ये बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है। टिंकरिंग यानी हमारे हिंदी में कहे तो थोड़ी मस्ती करना, ऐसा टिंकरिंग करना। तो ये बच्चों के लिए 50,000 लैब बनाए जाएंगे छोटे छोटे स्कूल में। तो उसको स्पेसिफिकली, ये ऐसा वर्ड मैंने कभी कोई भी बजट में, आज 30 साल से मैं बजट पे बात करता हूं, ये पहली बार मैंने ये मस्ती वाला वर्ड देखा, टिंकरिंग लैब्स। तो मैंने कहा कि भैया ये वर्ड भूल से तो नहीं आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। लेकिन मैं समझता हूं 500 करोड़ बस नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत हमारी लाइफ चेंज होने वाली है। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, सोशल ऑन मेडिकल एजुकेशन, 10,000 नहीं मेडिकल सीट, यानी 10,000 नए डॉक्टर आएंगे। पीएम स्वनिधि, ये स्वनिधि स्कीम क्या है? जो सड़क के जो व्यापारी है, जो हमारे, जो हम रास्ते पे बैठ के माल बेचते हैं, उनको गवर्नमेंट लोन देगी, उनकी भी स्कीम ये पीएम स्वनिधि स्कीम इज फॉर रूरल एंड अर्बन, जिसके पास दुकान नहीं है, एंड वेलफेयर ऑफ प्लेटफॉर्म वर्कर्स। प्लेटफॉर्म वर्कर्स मींस जो आदमी आज कंप्यूटर का प्लेटफॉर्म पे काम करता है, उसको गिग वर्कर्स भी कहते हैं। तो ये सब चीजें बजट में कवर हुई है। ये इनकम टैक्स के कुछ प्रोविजन है, आप अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बेसिकली बाहर से पढ़ लेता हूं। ईज ऑफ लिविंग, टीडीएस, टीसीएस, ये सब चीज मैंने बाद में कवर किया है, लेकिन एक चीज इसमें स्पेसिफिकली था कि अब ऐसा था कि कई साल पहले जब हमारे पीयूष गोयल साहब फाइनेंस मिनिस्टर बने, उसके पहले एक ऐसा कायदा था कि अगर आपके पास विश्व में भी कहीं भी 2 घर है, विश्व में कहीं भी 2 घर है, तो अगर वो घर आपने खाली छोड़ा है, समझो आपको कोई भी ब्याज नहीं, कोई भी इंटरेस्ट, कोई भी रेंट नहीं मिलता है उसके ऊपर, लेकिन फिर भी
उसको आपको नोशनल रेंट लेना पड़ता था। लेकिन देखिए कितना कितना पेचीदा सिस्टम, कितना पागल जैसा सिस्टम है कि आपको कोई भी रेंट नहीं मिलता है, लेकिन यू हैव टू टेक द नोशनल रेंट। नोशनल रेंट का मतलब क्या है कि भैया आपके बाजू का फ्लैट कितने में रेंट पे जा रहा है और आपको उसके ऊपर इनकम टैक्स भरना था। तो पीयूष गोयल जी ने ये एक घर से दो घर किया, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन डाले थे कि भैया दूसरा घर सेम सिटी में नहीं होना चाहिए, आपके जॉब की वजह से आपको वो घर ऑक्यूपाई नहीं कर सकते हैं। तो ये सब कंडीशन मिटाने के लिए ये कंफर्म किया है कि भैया आज की तारीख में अभी हिंदुस्तान में 1 अप्रैल 2025 से एक आदमी के पास दो घर, और समझो कि दूसरे घर आपने किराया पर नहीं दिया है, तो दैट सेकंड हाउस आल्सो कैन बी कंसिडर्ड एज सेल्फ ऑक्यूपाइड। अब फिलहाल क्या था कि दो घर वाज अलाउड, बट कुछ कंडीशन थे, तो इसके वजह से क्या होता था, इनकम टैक्स में केसेस चलते थे। वो इनकम टैक्स वाला बोलता था नहीं नहीं, ये आप ऑक्यूपाई क्यों नहीं किया है, तो आप इसके ऊपर नोशनल रेंट भरो। तो ये ऐसा नहीं है कि ये साल में किया है, जब पीयूष गोयल थे यानी 9-10 साल पहले, पीयूष गोयल जी इंसिडेंटली, वेरी सरप्राइजिंगली, इज द ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट हु हैज बीन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज बीन द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, विच इज पीयूष गोयल। आज तक हमारे पास 27 फाइनेंस मिनिस्टर हुए हैं। तो और दूसरी बात है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, और ये ऊपर तो आपको पता चला होगा ये स्लैब के बारे में, लेकिन ये सैप के बारे में मैं संक्षेप में, मैं डिटेल में और बताता हूं जैसे मैं आगे चलता हूं वैसे। ठीक है, तो फिर से मैं ये एमएसएमई का इंक्रीज किया है। एमएसएमई को कुछ फायदे मिलते हैं, दे गेट इंटरेस्ट एट अ कंसेशनल रेट, दे आर द मैक्सिमम सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल इन आवर कंट्री। मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट लोगों को एमएसएमई में मिलता है, तो इसकी लिमिट इंक्रीज कर दी है। अब इसकी लिमिट दो तरीके से इंक्रीज होती है। एक तो भैया प्लांट एंड मशीनरी में या वो फैक्ट्री में लैंड कॉस्ट नहीं करके इन्वेस्टमेंट कितना है और उनका टर्नओवर कितना है। टर्नओवर यानी वो कितना बेचते हैं, उनको कितना माल बेचते हैं। तो वो माइक्रो के लिए 1 करोड़ से इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ किया है, और टर्नओवर 5 करोड़ तक था वो 10 करोड़ किया है। वैसे ही स्मॉल और मीडियम कंपनी, वो ये तीनों, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, एमएसएमई का मतलब क्या है, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, ये पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ कंपनी भी नहीं होने दो, पार्टनरशिप होने दो, कुछ भी होने दो, ये उनको फायदा मिलेगा। और अगर आप देखें तो 500 करोड़ तक, अब 500 करोड़ कुछ छोटा अमाउंट नहीं है। 500 करोड़ का अगर ये करे और आपका इन्वेस्टमेंट सपोजिंग 125 करोड़ है, तो ये मैं समझता हूं कि इसको भी हम मीडियम कंपनी बुलाएंगे। दे विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एट स्मॉल स्केल, दे विल गेट कंसेशनल ट्रीटमेंट एज फार एज जीएसटी इज कंसर्न्ड, दे विल गेट इनकम टैक्स बेनिफिट्स, और उनको सारी सुविधाएं मिलेगी। क्योंकि ये मेन रीजन ये करने के लिए कि भैया ये हमारे देश को मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। ये हमारे आर के लक्ष्मण साहब थे, आपने भी कभी उनका कार्टून देखा होगा। तो ये अभी भी कितने ये रेलेवेंट है, देखिए। डोंट बी सो क्रिटिकल अबाउट द बजट, एक्चुअली इट्स अ गुड बजट इफ यू डोंट व्यू इट फ्रॉम द इकोनॉमिक एंगल। फिर वो बोल रहा है कि लाइफ ऑफ लग्जरी, एवरीथिंग वी कंज्यूम इज गोइंग अप। तीसरा मैं समझता हूं आज के विषय में बहुत रेलेवेंट है, वो जो स्टॉक मार्केट का जो ग्राफ है, वो देखिए, वो ऊपर कोई रहता था, वो अभी ग्राफ इतना गिरा है कि वो नीचे के फ्लैट में वो ग्राफ एक्सटेंड कर रहा है कि इतना स्टॉक मार्केट गिरा है। और चौथा मैं समझता हूं, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि भैया ये मैं जो एनालिसिस कर रहा हूँ, ये कुछ आपको ऐसे तो नहीं लग रहा है ना जैसे कि इन्होंने ये बोर्ड के ऊपर बना के ये नक्शा बना दिया कि भैया ये पूरा गोल 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 करके। तो आई होप कि मैं जो अभी तक आपको बात कर रहा हूँ वो आपको ऐसा कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब ये आप कहेंगे कि भैया आपने इंग्लिश में एक सुना होगा, एक एनिमल है ऑक्टोपस, जिसके 8 हाथ होते हैं वगैरह, राइट। तो ये आप सोचेंगे कि ये क्या बलसारा साहब ने बड़े बड़े गोले बना के रख दिए। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं, मैं इसका बहुत ही, मेरे पास सिंपल स्लाइड है, और मैं क्यों आपको ये बताना चाहता हूं कि आपको डरना नहीं है बड़े नंबर से। जो हमारे हिंदुस्तान की बजट होती है, वहां पे जो भी आंकड़े होते हैं, दैट इज इन लाख करोर्स। अब लाख करोर्स का मतलब मैंने आपको बताया, 1 फॉलोड बाय 5 + 7 यानी 12 zeros। अब लेफ्ट हैंड साइड जो है, खाली आप एक ही नंबर याद कीजिए, ये जो बीच में का नंबर है, वो जो है वो सरकार खर्चा करने वाली है इतना। यानी अगले साल में अप्रैल 2025 से लेके मार्च 2026 तक सरकार
50.65 लाख करोड़ खर्चा करने वाली है। अब आप और मैं जब भी बजट बनाते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो कमाते हैं, यानी समझो हमारी तनख्वाह 1 लाख है, या समझो आप रिटायर्ड आदमी है तो आपकी इंटरेस्ट इनकम समझो 80,000 है, 1 लाख रुपया है महीने का। तो बेस्ड ऑन दैट हम एस्टिमेट करते हैं कि भैया खाने के लिए इतना खर्चा होने वाला है, बच्चों समझो कि आपको एंटरटेनमेंट करना है, समझो घर में कुछ बड़ा खर्चा करना है, मरम्मत करनी है, तो उसका इतना खर्चा होगा। सो व्हाट हैपेंस इन अ पर्सनल बजट, दैट जो आप कमा रहे हैं, दैट मीन्स द लेफ्ट हैंड साइड विल डिटरमिन द राइट हैंड साइड। जो कमाएंगे जो लेफ्ट हैंड साइड पे है, दैट विल डिटरमिन द राइट हैंड साइड। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली गवर्नमेंट में, कोई भी गवर्नमेंट में, इंडिया नहीं तो और कोई भी कंट्री में देखो, वैसा नहीं है। गवर्नमेंट का बजट क्या होता है कि निर्मला सीतारमन जी को आके हमारे राजनाथ सिंह कहेंगे कि भैया हमें इतना पैसा डिफेंस पे चाहिए, गडकरी जी के आके कहेंगे कि भैया हमें इतना पैसा रोड बनाने के लिए चाहिए, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी आके कहेंगे कि भैया हमको इतना पैसा एजुकेशन के लिए चाहिए, डिफेंस के लिए इतना पैसा चाहिए। तो ये सब जो पैसा जमा होता है, फिर गवर्नमेंट चलाने के लिए पैसा। सो द इंटरेस्टिंग थिंग इज, अनलाइक पर्सनल बजट में क्या होता है कि भैया कमाई से निर्भर होता है कि आप कितना खर्चा करने वाले हैं। गवर्नमेंट बजट में क्या होता है, खर्चा पहले डिसाइड होता है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास दो साधन है जिससे वो, एक तो वो बोरोइंग कर सकती है। अब गवर्नमेंट बोरोइंग कैसे करेगी, एक तो हम जो पीपीएफ में पैसा डालते हैं, पोस्टल सेविंग में पैसा डालते हैं, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स के इश्यू आते हैं, वो सब सरकारी बोरोइंग होता है। और दूसरा है कि अगर आपके खर्चे ज्यादा है, हमारे हमारे हिंदुस्तान में खर्चे ज्यादा है कमाई से, तो ये अच्छा है कि नहीं, मैं आपको पिछले अगले स्लाइड में बताता हूं, जो बहुत सरल भाषा में मैंने ये आपको बहुत सरल भाषा में, जैसे मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा, मैंने आई हैव ट्रांसफर्ड दिस, इसलिए आप इसके बारे में चिंता मत करना। लेकिन बेसिकली मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि कोई भी देश में, एक्सेप्ट फॉर चाइना, जिसके नंबर ऑलवेज सस्पेक्ट होते हैं, एक्सेप्ट फॉर चाइना, all countries in the world have what is called as a deficit budget। डेफिसिट बजट का मतलब क्या है कि आपके खर्चे, देश चलाने के लिए खर्चे, आपकी जो आपको पैसा मिल रहा है उससे ज्यादा है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, एक तो अगर खर्चे ज्यादा है तो आप बोरोइंग कर सकते हैं, और दूसरी चीज जो हम नहीं करते लेकिन अमेरिका में करते हैं, इज यू कैन प्रिंट मनी। अब प्रॉब्लम क्या है, दोनों में एक प्रॉब्लम है। अगर आप बोरो करेंगे तो आपको नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उससे आपके खर्चे बढ़ेंगे। और दूसरी बात, अगर आप पैसा प्रिंट करोगे, अगर आप पैसा प्रिंट करोगे तो क्या होगा कि महंगाई यानी इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाएगा। मैं आपको ये इन्फ्लेशन का एक एग्जांपल देता हूं, ये बहुत सिंपल एग्जांपल है और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आएगा। समझो गांव में या हमारे सड़क के बाहर एक गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है, रास्ता खोद रहा है बेचारा कोई आदमी है, लेबरर रामू करके। अब वो रामू का एक छोटा बच्चा है और उसकी वाइफ, वो बाजू में वहीं पे एक झोपड़ी बनाई है, वहां रहते हैं। अब वो रामू को दिन में 100 रुपया मिलता है। अब सरकार कहती है कि भैया रे रामू को हम, और वो रामू क्या करता है, 100 रुपया पैसा लेता है, और जो भी उसको खाना पीना लेना है, बच्चे के लिए दूध किराना, ये सब जो ये उसकी जो टोटल उसको कंज्यूम करना है, ये टोटल उसका जो एक दिन का खर्चा है, वो जो किराने की दुकान पे जाके ये माल खरीदता है और अगले दिन शुरू होता है। अब सरकार ने पैसा ज्यादा प्रिंट किया और कहा कि रामू को कानूनन तौर से 100 रुपए के बदले 200 रुपए दो। तो अब रामू के हाथ में 200 रुपए आ गए, लेकिन वो साथ में जो गुड्स है, जो सर्विसेज है, जो चावल है, जो दाल है, जो साखर है, जो खरीदता है, वो उसकी सप्लाई बड़ी नहीं है। अब रामू को क्या करना पड़ेगा कि 100 रुपए के बदले 200 रुपए खरीद कर वही खरीदना पड़ेगा। तो व्हाट इज इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन इज नथिंग एल्स बट मोर मनी। पहले उसके पास 100 रुपया था, अब 200 रुपया है, वो 200 रुपया इज चेसिंग द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स। तो व्हेन मोर मनी चेसेस द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स, इट इज इन्फ्लेशन। अब हमारे इंडिया में क्या है कि इन्फ्लेशन इज कंसिडर्ड अ बिगर प्रॉब्लम,
यानी हम इंडिया में पैसा प्रिंट नहीं करते हैं, हम सिर्फ बोरो करते हैं। तो यही को ये जो कॉम्प्लिकेटेड चार्ट था उसको ये एक सिंपल तरीके से देखिए और ये आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। अब ये चार्ट अगर आप देखेंगे तो पहले तो आपको दो आंकड़े आएंगे जो कहेगा कि भैया टैक्स रेवेन्यूज। अब ये टैक्स रेवेन्यू जो गवर्नमेंट को आता है अलग अलग टैक्स से, उसमें से by a commission called the finance commission certain money has to be given to the states। तो वो इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, जीएसटी जो भी टैक्स मिलता है उसमें से एक सर्टेन परसेंटेज स्टेट्स को देना पड़ता है, तो वो निकाल देना पड़ता है। फिर सेकंड आइटम है जो डाइवेस्टमेंट होता है, लेकिन आपको याद होगा कि 2 साल पहले गवर्नमेंट ने एयर इंडिया बेच डाला टाटास को, यानी गवर्नमेंट का स्टेक बेचते हैं वो कंपनीज में। और नॉन टैक्स रेवेन्यू यानी जो डिविडेंड आता है पीएसयू से, जो पब्लिक सेक्टर कंपनी गवर्नमेंट को डिविडेंड देती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिविडेंड देती है, रेलवेज जो पैसा देती है, स्टेट्स को जब लोन दिया है तो स्टेट्स गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरेस्ट देते हैं, तो ये तकरीबन 5,83 करोड़ है। तो टोटल रेवेन्यू इज 34.96 करोड़। अब मैं आपको वो टोटल एक्सपेंडिचर का आपको फिगर याद है 50.65, जिसे आप बजट साइज कहते हैं। अब ये बजट साइज को नीचे देखिए कि सरकार ने खर्चा किसके ऊपर किया है। तो खर्चा किया है स्कीम एंड नॉन स्कीम एक्सपेंसेस पे 17 लाख करोड़। एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस यानी सरकार चलाने का खर्चा। सब्सिडीज तो आप समझते हैं कि भैया हम जो गरीब लोग को आज पैसा खाना खिला रहे हैं, जो पेट्रोलियम में, अगर पेट्रोलियम में आज नहीं है, फार्मर्स को सब ये फर्टिलाइजर्स के लिए सब्सिडी दे रहे हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स और ऑटोनोमस बॉडीज चलाने के लिए जो खर्चा है, और इसके ऊपर सरकार जो कुछ कुछ स्टेट होता है, और इसमें ऑफन इट बिकम्स अ पॉलिटिकल इश्यू, क्योंकि ज्यादा करके जो सेंट्रल गवर्नमेंट है will try to give more money to states where they have their own government, और या तो कोई कोएलिशन पार्टनर है। इस बजट में काफी पैसा इसमें से बिहार को गया है, क्योंकि दो चीज है कि भैया नीतीश कुमार जी सपोर्टिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट, और दूसरी चीज अब बिहार में अगले इलेक्शन नवंबर दिसंबर में है। तो ये जो टोटल खर्चा है अगर आप ऐड करें तो ये 6 चीज को ऐड करें तो 17, 8, 4, 2, 5, 12, तो ये 50.65 जो मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया बजट साइज, ये 50.65 इज द खर्चा। उसकी जो गवर्नमेंट की जो कमाई है वो 35 लाख करोड़ के आसपास है। तो समझ लो कि अगर आपका ये पर्सनल बजट है, समझो ये आपका पर्सनल बजट है, आपके महीने में खर्चे 50,000 रुपए है और आपकी कमाई सिर्फ 35,000 रुपए मिलने वाले, तो ये बाकी के 15 रुपए आप कहां से लाएंगे? आप बोरो ही करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड द डेफिसिट, दिस इज कॉल्ड द फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट, 3 तरह के डेफिसिट होते हैं, डरो मत, मैं अगले स्लाइड में आपको समझाता हूं। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है कि भैया जो खर्चा सरकार को ज्यादा करना पड़ता है उसकी कमाई के ऊपर, और ये कैसे एक्सप्रेस होता है? दिस इज एक्सप्रेस्ड ऑलवेज के एज अ परसेंटेज ऑफ द जीडीपी। तो अगर आपको इंडिया का जीडीपी पता करना है तो ये 15.69 लाख करोड़ इंटू 100 डिवाइडेड बाय 4.4, तो आपको इंडिया का जीडीपी जो मैंने आपको पहले स्लाइड में बताया था ना 420 लाख करोड़, ये नंबर आएगा। तो ये फिस्कल डेफिसिट, तो लोग कहेंगे कि भैया ये इतना बड़ा खर्चा है, ये गलत नहीं है। अब लोगों का मानना है, इकोनॉमिस्ट का ये मानना है कि भैया कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो सरकार को ही करना पड़ता है, जैसे कि समझो इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा करना है, मिलिट्री के ऊपर खर्चा करना है, गवर्नमेंट चलाने के खर्चे हैं। तो ये खर्चे जब तक इट इज गोइंग टू बिल्ड सम इंफ्रास्ट्रक्चर, इट इज गोइंग टू बिल्ड समथिंग जहां से फ्यूचर में आपको इनकम आएगी, समझो नया रोड बनाएंगे आप, नया पोर्ट बना रहे हैं, जब तक ये खर्चे वाजिबी है, समझो ये डेफिसिट ऐसे ऐसे खर्चे में जा रहा है जहां से आपको कोई रिटर्न आगे ऊपर में नहीं मिलने वाला है, तो फिर लोगों को ये अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में
ये फिस्कल डेफिसिट, तीन तरह के डेफिसिट होती है। पहले तो ये आप समझ लो, किसी ने एक ने मुझे पूछा भी था कि ये फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। तो इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, एक साल में आपके खर्चे, सरकार के खर्चे जो मैंने 6 हेड दे दिए आपको कि वेरियस स्कीम एंड नॉन स्कीम एक्सपेंसेस, मैं आपको उसका मेजर ब्रेकअप भी देता हूं 2 स्लाइड के बाद। एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस यानी सरकार चलाने के खर्चे, सब्सिडीज यानी जो गरीब लोगों को हम अनाज दे रहे हैं ये सब खर्चा कर रहे हैं, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को चलाने का खर्चा, जो सर्टेन स्टेट्स को, याद रखना कि जो ऊपर का फिगर है जो टैक्स में से काटा है वो तो स्टैट्यूटरली आपको देना पड़ता है, लेकिन उसके ऊपर अगर आपको स्टेट्स को पैसा देना पड़ता है, इसके ऊपर बहुत मारामारी होती है। वो केरल, तमिलनाडु कहते हैं कि भैया हमको कुछ पैसा मिला ही नहीं है, और बिहार और आंध्र प्रदेश जहां से आपके कोएलिशन पार्टनर है वो आपको ज्यादा दे रहे हैं। तो इसके वजह से क्या होता है कि आपको बोरोइंग करना पड़ता है, एंड दिस बोरोइंग इज 15.69 लाख करोड़। ये बोरोइंग क्यों करना पड़ता है? क्योंकि आपके खर्चे, आपकी कमाई से, आपकी इनकम से आपके खर्चे ज्यादा है। सो द एक्सेस ऑफ खर्चा ओवर इनकम is called fiscal deficit. For the year 25-26, it is 50.65 minus 34.96, that is 15.69. तो ये आपने मुझे बताया, ये स्लाइड में आपको 2-3 चीज ही देखना है। ये मैंने आपको बताया, नीचे का आप स्लाइड देखिए, फिस्कल डेफिसिट आपने देखा जो नीचे है, सेंटर में जो नीचे है और उसके बाजू का, ये दो ही चीज देखना है आपको। तो अगर आप देखें तो दिस फिस्कल डेफिसिट, इट हैज कम डाउन टू 4.4% ऑफ द जीडीपी। तो ये रेवेन्यू डेफिसिट क्या है जो लाल में नंबर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू इनकम इज ओनली 1.5%। एंड प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस इंटरेस्ट। तो जो 12 आपने 12 लाख करोड़ का इंटरेस्ट देखा, तो ये तीन आंकड़े मैं आपको डेफिसिट के बारे में बताना चाहता हूं। एक के जो टोटल फिस्कल डेफिसिट है, that is 15.69 lakh crores. So if you want to find out the GDP, remember this, ये 15.69 is 4.4% of GDP. तो इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4.4 से डिवाइड करेंगे तो टोटली इंडिया का जीडीपी मिलेगा जो तकरीबन 410-420 लाख करोड़ के आसपास है। ठीक है, उसको अगर 85 या 86 से डिवाइड करेंगे तो इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर्स मिलेगा। अभी आप फिलहाल हमारा जीडीपी अगर ये 420 को हम 86 से डिवाइड करें तो रफली इट इज कमिंग टू अबाउट 4.3 ट्रिलियन डॉलर्स। 4.3 ट्रिलियन डॉलर्स, और हमारा मिशन क्या था कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना चाहते हैं। तो अगले साल तो नहीं होने वाला है, शायद और 2 साल लगेंगे वो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के लिए। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लास्ट इसमें कोने में जो है कि डेट टू जीडीपी, तो अगर आप देखिए कि हमारी बोरोइंग कितना है, हमारा बोरोइंग कितना है, तो देखें कि भैया बाहर से अगर अंदर आए तो हर एक साल में वो बोरोइंग एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी कम हो रहा है, यानी 54-55% के आसपास है। अब आपको मालूम है कि इंडिया का जीडीपी कुछ 420 लाख करोड़ है, तो हमारा टोटल बोरोइंग कितना है? तो बोरोइंग इज अबाउट 54-55% ऑफ दैट, which is about 220 crores, 220 lakh crores. And US borrowing is 1.25 times that of the GDP, क्योंकि US believes in spending a lot more. तो ये जो सरकारी आंकड़े, ये बाकी सब आंकड़े आपको देखने की जरूरत नहीं है, ये बहुत टेक्निकल है। मैं जब फिक्की में या सीएमआई में जो प्रेजेंटेशन करता हूं, हमारे लिए ये बस ये लास्ट दो आंकड़े, तो आपको अभी मैं क्यों ये बता रहा हूं कि ये डेफिसिट, तीन तरह के डेफिसिट होते हैं। एक है फिस्कल डेफिसिट जो है खर्चा माइनस कमाई, यानी 50.65 माइनस 34.96। एक है रेवेन्यू डेफिसिट, यानी जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, यानी जो दिन का खर्चा, वो 1.5% है। और प्राइमरी डेफिसिट इज रेवेन्यू माइनस इंटरेस्ट। और हमारा जितना टोटल बोरोइंग क्या है, इट इज वेल विद इन द लिमिट्स। नॉर्मली 54, 55, 70, 80% तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आगे एक ही चीज मैं बताना चाहता हूं, ये आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि समझ में नहीं आया पर सुनने में अच्छा लगा? नहीं।
I think everyone is enjoying. That's why राइट? बहुत सारे तो क्वेश्चंस आ रहे हैं. एक ही ये इंडिया की बजट लास्ट में पैसा कहां से आता है, पैसा कहां से जाता है, ये इंडिया को खत्म करता हूं मैं, क्योंकि तकरीबन 1.5 आवर हो गए. तो आप देखें कि हमारा सबसे ज्यादा पैसा बोरोइंग से आ रहा है, फिर डायरेक्ट टैक्स, और एक और इसमें आपको बात बताना चाहता हूं कि इनकम टैक्स 22% is more than company tax, which is 17%. GST is 18%, और बाकी नॉन टैक्स रेवेन्यू ये सब. तो ये जरा एक इंटरेस्टिंग चार्ट देखिए. 2022-23 में के बाद इनकम टैक्स, दैट इज द टैक्स नॉन कंपनीज पे, यानी आप और मैं, HUF, एनी नॉन कंपनी SSC, जो एनी कंपनी जो टैक्स भरती है उसको कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं, वो नॉन कॉर्पोरेट टैक्स. तो हमारा इनकम टैक्स देखिए कितना बढ़ गया है. 5 लाख करोड़ से पिछले 5 साल में 5 लाख करोड़ से 12 लाख करोड़. कॉर्पोरेट टैक्स देखिए कितना बढ़ गया है, 556 से ओनली 1042. ये क्या है ना, ये जो अगर ओडीआई इंटरनेशनल में कोई टीम दूसरी बैटिंग कर रही है और वो रन रेट दिखाते हैं, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि डिमोनेटाइजेशन के बाद लोगों को एक मन में एक ख्याल था कि इनकम टैक्स निकल जाएगा, ये सब होएगा, वैसा होने वाला है नहीं. और लास्ट में ही और एक आपको एक चौंका देने वाला आंकड़ा बताता हूं. अगर ये स्लाइड भी आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड में एकदम नीचे देखिए आप, आपका जो इनकम टैक्स का आंकड़ा है वो है 14.28 लाख करोड़, और कॉर्पोरेट टैक्स इज ओनली 10.82 करोड़. तो आप और मैं, नॉन कंपनीज आर एक्सपेक्टेड टू पे मोर टैक्स. दिस इज अ नंबर आई एम सीरियसली वरीड अबाउट, कि ये कहां से पैसा मिलने वाला है गवर्नमेंट को. और ये देखिए कि 10 लाख, ये लास्ट ईयर के फिगर है, 10,42,000 लास्ट ईयर, यानी 23-24. तो 2 साल में 24-25, ये जो मैंने 14 लाख करोड़ का आंकड़ा आपको बताया वो अगले साल के लिए. तो 2 साल में दिस इज गोइंग टू इंक्रीज बाय 40%, फ्रॉम 10 लाख करोड़ टू 14 लाख करोड़. whereas corporate tax is going to remain more or less the same, सिर्फ 40,000 करोड़ बढ़ा है इसमें. so this is something that I am worried about. ये कहां से आना वाला है, सरकार कहां पे खर्चा करती है, स्टेट शेयर वो जो ऊपर से टैक्स में से कटता है, इंटरेस्ट, फिनेंस कमीशन, ये सब. तो देखिए ये मेजर खर्चे जो है, डिफेंस ऑलमोस्ट 5 लाख करोड़, रूरल डेवलपमेंट, होम अफेयर्स, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ. अब हमें ये सब चीजों से ज्यादा इंटरेस्ट है, एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट. but the major expense after interest is on defense. So my last slide on India is कि मुझे क्या लगता है कि प्रॉब्लम हो सकते हैं. पहली बात, और आपके एक पार्टिसिपेंट ने ये बहुत अच्छा बताया जो MSME का बात करते थे, कि भैया जमीन पे इंप्लीमेंट करने बहुत बाकी है. और जब भी आप कोई सरकारी आदमी से बात करो, कि सब लोग बात करते हैं कि भैया भविष्य में अच्छा होगा, भविष्य. आप कोई शेयर बाजार वाले से भी बात करो, वो बोलेगा नहीं नहीं भविष्य बहुत सुंदर है, भविष्य. अरे भैया हम 65 साल के हो गए, हमारी जिंदगी में ये भविष्य आएगा कि नहीं आएगा. तो इकोनॉमिस्ट, दुनिया के सबसे मशहूर इकोनॉमिस्ट 100 साल पहले जिए थे, जॉन मेनार्ड केन्स, उनका बहुत अच्छा स्टेटमेंट है कि भैया इन द लॉन्ग रन वी आर ऑल डेड. राइट? सो इन्फ्लेशन यानी महंगाई की फियर्स अक्रॉस द वर्ल्ड. आपको तो पता है कि भैया एक छोटी चीज ले लो, दवाई का खर्चा कितना बड़ा है. आप देखिए पहले तो एक चीज था ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, बिना सरकार, तो ये कंपनीज क्या करती है, थोड़ा मॉड्यूलेट करती है फार्मा जो DPSC से निकल के, आप कोई 3 बैच में आप दवाई लो, आप देखेंगे कि द थर्ड बैच इज एटलीस्ट 20 रुपीज वैल्यूड मोर देन द प्रीवियस बैच. और ट्रम्प को एक लगा है कि भैया मागा मागा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन. तो दुनिया के लिए में चाइना. दूसरी बात है कि ये क्राउडिंग आउट क्या है. अब ये क्राउडिंग आउट का मतलब है कि भैया सरकार अगर इतना बोरोइंग करने वाली है तो इंटरेस्ट रेट कहां से कम होने वाले हैं, तेल और भाव होने वाले हैं. हमने प्लान किया है कि भैया ये जो 1 लाख करोड़ की हम इनकम टैक्स वाले को छूट दे रहे हैं. अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों, याद रखना एक चीज,
कि हमारा 145 करोड़ का पॉपुलेशन है, उसमें आपने 1 करोड़ आदमी को सिर्फ ये फायदा दिया है, जो इनकम टैक्स के रेट बढ़ा के। आपका रियल बेनिफिट कब आएगा? जब आप जीएसटी के रेट कम करोगे, तब आपको रियल फायदा आएगा। तो पीपल आर गेटिंग यूज्ड टू फ्री फूड, मैंने आपको ये बताया। पॉलिटिकल एंड सोशल पोलराइजेशन, हिंदुस्तान एक ही देश है जहां पे सभी पॉलिटिशियन, कोई भी अगर सरकार चीज कोई प्रस्ताव करती है तो ऑपोजिशन फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन। ये जो हम समझते हैं हमारे जमाने में कि भैया आर्मी के अगेंस्ट बात करना, हिंदुस्तान के बाद बाहर जाके बुरा बात करना, ये सब चीजें नहीं होती थी। ये आदमी को, ऐसे आदमियों को जो हिंदुस्तान का नाम बाहर जाके बदनाम करता है, या डिफेंस के ऊपर के चाइना ने हमारे आदमियों को आके मार ठोक डाला, ये आदमियों को जेल में डाल के पेड़ के ऊपर से लटकाना चाहिए, क्योंकि ये भारत की बात है, ये पॉलिटिक्स की बात नहीं है। विल अडानी बिकम इंडियाज एनरॉन? काफी कुछ अडानी के बारे में आता है, मैं इसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि कुछ तो होगा। मैं ये नहीं बताऊं कि सब चीज सही होगा, लेकिन ये सोचने लायक है, और मैं समझता हूं कि ये गवर्नमेंट ने सही तरीके से संभाला नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो पूरा खुलासा कर दो। प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज, हमारे वहां डाइवेस्टमेंट बहुत ही डिफिकल्ट है। और आप मेरे जैसे सीनियर सिटीजन हैं, मैं पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन हमको एक सवाल तो उठना पड़ता ही है कि भैया आज, जब भी इतिहास ने देखा है कि जब भी ऐसा कोई लीडर आता है, जो आज हमारे पास मोदी जी है 12 साल से, 11 साल से, जब भी ऐसे कोई लीडर आता है, तब वो लीडर जब भी जाता है तो उसके बाद जो भी आता है उसको बहुत बड़े जूते फिल करने पड़ते हैं उसको। तो हमारे पास क्या ऐसे लायक, मैं मानता हूं कि पंडित जी के बारे में भी लोगों ने ऐसा कहा था कि भैया लोगों रोने लग गए थे कि पंडित जी का जब देहांत हुआ तब, और हमने तरक्की की है। लेकिन ये एक समय हमको सोचना पड़ेगा कि भैया आफ्टर मोदी हु, और तब हम ऐसे प्रगति। आज आप देखो मोदी जी जाते हैं, फ्रांस में जाते हैं, यूएसए में जाते हैं, देखो उनको कैसा रिस्पांस मिलता है, छाती फैल जाती है हिंदुस्तानी होके हमें। ऐसा कभी हमने 50 साल में, 60 साल में नहीं देखा है। लेकिन उसके बाद क्या? तो ये मैं समझता हूं, ये मेरा लास्ट स्लाइड है इंडिया के ऊपर। बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं कि भैया टैक्स शुड बी कलेक्टेड लाइक हनी बी कलेक्ट्स हनी, जैसे मधुमक्खी शहद कलेक्ट करती है बिना वो फूल को डिस्टर्ब किए। तो एक हमारे इंडिया में टी लेटर का बहुत शौक है हमें, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, और इनकम टैक्स। मैं फॉर्चुनेट था, और ये जब भी मैं ये नाम बताऊं, आपके जनरेशन को तो ये आदमी का नाम पता होगा। मैंने मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कुछ 1.5 साल मैंने नानी पालखीवाला साहब से साथ किया था। और नानी पालखीवाला साहब हमको एक ही चीज बताते थे कि हिंदुस्तान में जितने भी कानून हैं, उनके ऊपर एक कानून होना चाहिए, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू टैक्स पेयर्स एक्ट, बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अगर देखें तो पर्सनल इनकम टैक्स के कुछ 7 गोल बताता हूं। नॉलेज अबाउट पर्सनल इनकम टैक्स इज इंपॉर्टेंट एंड अनअवॉइडेबल, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बजट में अभी इतना इतना डर नहीं लगता होगा जितने के ये आपने जब भी सेशन हुआ क्या 1.5 घंटे, 1.5 आवर पहले। इट इज नॉट एज डिफिकल्ट एज इट इज मेड आउट टू बी। द वन गोल्डन रूल, टैक्स अवॉइडेंस इज नॉट टैक्स इवेशन। टैक्स अवॉइडेंस मीन्स कानून के दायरे में रहकर, कानून का पूरा पालन करके आप कैसे इनकम टैक्स मिनिमाइज कर सकते हो। इनकम टैक्स पेयर्स डोंट मैटर। 150 करोड़ के पॉपुलेशन में अभी तो 2.8 करोड़ थे, अभी शायद 2 करोड़ हो जाएंगे। द सैलरीड एंड द रिटायर्ड पर्सन इज द वर्स्ट हिट। डिस्पाइट दिस इट इज मच बेटर टुडे। मैं आपको दिखाता हूं, एक स्लाइड दिखाता हूं। मिनिमाइज एंड इफ पॉसिबल एलिमिनेट इनकम टैक्स। अब 12 लाख की जब लिमिट मिली है तो एलिमिनेट इनकम टैक्स इज वेरी पॉसिबल। तो ये मराठी में है की टॅक्सामध्ये सूट दिली तुम्हाला, आता सांगा अजून काय पाहिजे। मीन्स आपको और क्या चाहिए, टैक्स में तो छूट दे दिया। तो लोग कहते हैं कि भैया हमको इनकम चाहिए। तो इनकम यानी अनएम्प्लॉयमेंट का बड़ा प्रॉब्लम है, दूसरा है इन्फ्लेशन, और तीसरा था ये टैक्स। तो ये 3 में से एक प्रॉब्लम में समझो हमको 5-10% राहत मिली है। तो ये हमारी जो हालत है ना, वो ये श्रवण कुमार के जैसे है। आपने
हमारे पुराना में, अपने पहले पहले के हमारे प्राचीन काल के पुस्तकों में श्रवण कुमार के बारे में पढ़ा होगा, जो अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पे लेके गया उठा के दोनों को। तो हमारी हालत ये मिडिल क्लास की ये श्रवण कुमार के जैसे है। तो बजट के पहले अगर देखें तो ये हमारे उम्र के आदमी नहीं है, ये शायद 35-30-40 साल का आदमी है जो साइकिल चला रहा है, लेकिन उसकी हालत देख लीजिए क्या हो गई है। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, जीएसटी। मैंने आपको कहा जीएसटी के बारे में मैं थोड़ा बात करूंगा, आपको मैं भूल जाऊं उसके पहले, क्योंकि मैं ऑलवेज एनालाइज करता हूं। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जीएसटी जो होता है ना, इट इज अ वेरी वेरी लेजी वे ऑफ करेक्टिंग टैक्स। और दूसरी बात क्या है, क्योंकि सब लोग देते हैं। अब मुकेश अंबानी का ड्राइवर जब अपने बच्चे के लिए एक बर्बन बिस्किट का पैकेट खरीदता है, वो भी 18% से जीएसटी देता है और मुकेश अंबानी भी 18% से दे रहा है। और सबसे कमाल की बात यह है कि 72% ऑफ द आइटम्स बाय नंबर and more than 75% of the items by our volume, that means amount you pay, are under the 18 and 20% tax rate. अब कोई भी इकोनॉमी में देखो तो 70% आइटम्स कैन नॉट बी लग्जरी आइटम्स। 500 रुपए से ज्यादा आप जूता खरीदो तो उसके ऊपर आपको 18% जीएसटी भरना पड़ता है। तो मैं समझता हूं कि ये इनकम टैक्स की छूट अच्छी है, लेकिन अभी अगला सीरीज में जीएसटी पे, और जीएसटी से सबको फायदा होगा, क्योंकि फाइनली क्या होता है कि भैया आप और मैं जो कंज्यूमर है वही जीएसटी भर रहे हैं। बाकी कंपनीज के लिए, डीलर के लिए, होलसेलर के लिए, सबके लिए ये तो जब भी मैं बजट आता है उसके पहले मेरी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है, तो मैं ऑलवेज एक चार्ट बना देता हूं और बजट के बाद लिख देता हूं गुड और बैड। तो नो रीइंट्रोडक्शन ऑफ एस्टेट ड्यूटी मींस मरने पर बच्चों को पूरी जायदाद बिना कोई टैक्स के मिलेगी। फिलहाल तो यही स्थिति है। वेल्थ टैक्स नहीं है, गिफ्ट टैक्स नहीं है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो जुलाई में बढ़ाया था, अब आप कहेंगे सर बढ़ाया था तो सिर्फ 10 से 12.5% किया था। भैया 10 से 12.5 मीन्स 25% इंक्रीज। तो फर्दर बढ़ाया नहीं है, वो अच्छा है। अब कैपिटल गेन्स का टैक्सेशन भी बहुत सरल कर दिया है। अगर इक्विटी शेयर्स है या इक्विटी म्यूचुअल फंड है, यानी 65% से ज्यादा वो म्यूचुअल फंड इक्विटी में, शेयर मार्केट में पैसा डालता है, सो द लॉन्ग टर्म टेन्योर इज 1 ईयर। बाकी कोई भी एसेट है तो द लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी हो, गोल्ड हो, अलग अलग रेट टाइम से, जो इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को याद नहीं होता था, उसके लिए लॉन्ग टर्म का टेन्योर 2 साल किया है। अब जो हिसाब से सरकार ने न्यू स्कीम में छूट दी है, वो हिसाब से ये मेरा मानना है कि अभी ओल्ड स्कीम आपको भूल जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको ओल्ड स्कीम में कंटिन्यू करना है, ओल्ड रेजिम में कंटिन्यू करना है, तो आपको मिनिमम 8.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन लेना पड़ेगा। 8.5 लाख रुपए का मैं अगले साल से बात कर रहा हूं। ये साल में मैं आपको थोड़ा बताता हूं। इंक्रीजिंग द लिमिट ऑफ बेसिक एग्जेम्पशन, यस, फ्रॉम 7 lakhs इट हैज बीन इंक्रीज टू 12 lakhs विच इज गुड। कैपिटल गेन्स जो प्रॉपर्टी पे उन्होंने इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट निकाल दिया है, दैट इज हॉरिबल। क्योंकि इससे आप क्या कह रहे हो, इससे आप कह रहे हो कि भैया आपने 25 साल पहले प्रॉपर्टी खरीदी या 2 साल पहले खरीदी, वो दोनों सेम है। नाउ दिस इज अगेंस्ट द बेसिक कंसेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन। So you cannot say that a 2-year property and a 25-year-old property you will treat the same as tax. Standard deduction 75,000 मेरा एटलीस्ट एस्टिमेट था कि 1 लाख रुपया करना चाहिए, क्यों इन्फ्लेशन ऐसे बढ़ा है। दूसरी चीज है कि भैया ये जो सरचार्ज, एजुकेशन सेस, ये सब अभी निकल, जो 4% एजुकेशन सेस आज 25 साल से चल रहा है, आपको पता है क्योंकि ये सरचार्ज और सेस कभी निकाला क्यों नहीं जाता है? क्योंकि ये पैसा सेंटर को स्टेट से शेयर नहीं करना पड़ता है, और ये टैक्स के ऊपर टैक्स भरो, ये गिनो, ये कैलकुलेशन करो। अच्छी चीज क्या है कि न्यू टैक्सेस और शॉक्स, और ये एनपीएस का तो रिटायर्ड आदमी को लागू नहीं होगा, तो रिडक्शन इन टैक्स रेट्स, मैं समझता हूं कि ये अच्छा है। तो ये फिर से थोड़ा ह्यूमर लाना चाहिए कि ऑलवेज स्नैच एंड ईट 1/3 ऑफ योर चाइल्ड्स चॉकलेट एंड आइसक्रीम, let them cry, doesn't matter, this will prepare them to pay income tax when they grow up.
You can even take the first bite before the child eats. This will teach them to prepare for TDS when they get their salary. तो TDS पहले ही कटता है, आपको सैलरी मिलेगा उसके पहले, राइट? तो ये हमारा कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स है, और ये मैं पहले आपको ओल्ड रेजिम में बताता हूं. जो सैलरी का पोर्शन है मैं ज्यादा फास्ट, क्योंकि मैं समझता हूं आप रिटायर्ड है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूं कि आपको जो पेंशन ईपीएफओ से मिलता है, या समझो आपका कोई सुपर एन्युएशन का आपको पेंशन मिलता है, विच इज ओरिजिनली बिकॉज यू आर एन एम्प्लॉय. अब मैं एलएनटी में मैंने काम किया था 35 साल के लिए, मेरे को एलएनटी से एक सुपर एन्युएशन पेंशन मिलता है. दैट इज कंसिडर्ड एज स्टैंडर्ड डिडक्शन, दैट इज कंसिडर्ड एज सैलरी इनकम, इट इज एलिजिबल फॉर स्टैंडर्ड डिडक्शन. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप रिटायर्ड आदमी हो तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा. अगर ईपीएफओ से कोई पेंशन मिलता है, या गवर्नमेंट से, या आपके एम्प्लॉयर से आपको रिटायरमेंट के बाद कोई पेंशन मिलता है फ्रॉम योर एम्प्लॉयर, देन इट इज सैलरी इनकम. फिर तो आपको जो कुछ भी आपके अदर इनकम में ऐड करना है, ये फिलहाल मैं ओल्ड स्कीम में हूं, इसके लिए मैं आपको डिडक्शन वगैरह के बात करता हूं, क्योंकि ये स्कीम में ये साल में शायद अभी भी ये एप्लीकल होगा. ये कंप्यूटेशन करने के बाद मैं क्वेश्चन लेता हूं. एटीसी में आपको याद होगा कि आपको 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिलता है. ट्यूशन फीस, इंश्योरेंस प्रीमियम, हाउसिंग लोन प्रिंसिपल, पीएफ, पीपीएफ वगैरह हम करते हैं. और एनपीएस में अलग से 50,000 रुपया. मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो 50,000 रुपया. एजुकेशन लोन, कार लोन हम सबके लिए वैलिड नहीं है, लेकिन समझो आपने कोई डोनेशन दिया तो आपको, अगर क्वालिफाइड डोनेशन है तो 100%. और लास्ट जो सीनियर सिटीजन के लिए है, 80 टीटीबी यानी बैंक वगैरह से जो डिपॉजिट होता है, उसमें आपको 50,000 रुपए की छूट मिलती है. तो ये सब अगर हमने ऐड कर दिया, समझो आपका पेंशन है, आपका इंटरेस्ट, डिविडेंड, इसमें कैपिटल गेन्स नहीं आता है, और इसमें से कुछ डिडक्शन लेके ये आपकी मुट्ठी जमा हो गई, ये आपका टोटल इनकम हो गया. और टोटल इनकम पे टैक्स कैसे गिना जाता है, तो ओल्ड स्कीम में आप देखिए, और ये मैं आपको कन्विंस करना चाहता हूं कि ये डिफिकल्ट नहीं है, और आप गिनेंगे, मैं नहीं गिनूंगा. पहले 2.5 लाख ओल्ड स्कीम में एग्जेम्प्ट है. अब 2.5 लाख से 5 लाख में फर्क कितना है? 2.5 लाख से 5 लाख में फर्क 5 लाख का है, और उस पे 5%, सॉरी 2.5 लाख है, 2.5 लाख से 5 लाख में फर्क, और उसका 5% यानी 12,500. सिमिलरली 5 लाख और 10 लाख में अंतर कितना है? 5 लाख, उसका 20% यानी 1 लाख रुपया, वैसे टैक्स गिना जाता है. यानी 2.5 लाख से 5 लाख अगर आपकी इनकम, आप ओल्ड स्कीम में है, तो कौन सी स्टेज पे आपकी इनकम ली जाएगी? ये स्टेज 10 पे. ये स्टेज 10 यानी डिडक्शंस के बाद. अब डिडक्शंस के बाद ये आपकी ऐसे इनकम कैलकुलेट होगी. इससे आप फेमिलियर हो जाइए कि कैसे कैलकुलेट करना है. तो ये हिसाब से ओल्ड स्कीम है. और ये पीछे क्या है, एक ही मिनट में ये खत्म करता हूं, फिर आपसे क्वेश्चंस लेता हूं. 4% of the tax amount, 4% of the tax amount is the education cess. यानी आपका टैक्स समझो 5 लाख रुपए पे 12,500 है. 12,500 में कैसे आया? 2.5 लाख से 5 लाख, यानी डिफरेंस इज 2.5 लाख. 2.5 लाख इंटू 5% यानी 12,500, और उस पे 4% एजुकेशन सेस. वैसे ही समझो आपकी इनकम 10 लाख है, तो 5 लाख पे कितना? 12,500. और 5 लाख और 10 लाख में अंतर कितना है? 5 लाख, उसका 20% यानी 1 लाख रुपया, और यानी टोटल 1,12,500, और उसके ऊपर 4% एजुकेशन सेस, 1,17,000. तो ये ओल्ड स्कीम के बारे में थे. लेट्स गो ऑन. नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इफ यू सी व्हाट इज अनफेयर अबाउट द ओल्ड स्कीम, व्हाट इज अनफेयर अबाउट द ओल्ड स्कीम इज दैट 5% से सीधा 20% हो जाता है. 5% से सीधा 20% हो जाता है. So the present taxation, please remember, I am not talking about the new budget, which is from next year. The current taxation under the new scheme is this. Now again we will calculate the tax, and you will calculate the tax, that you break this fear. At least for the current year you will have to know about this. You can tell me what is the difference between 3 lakhs and 7 lakhs? 3 लाख और 7 लाख में फर्क कितना है? 4 लाख.
तो 4 लाख का 5% कितना होगा, वो नीचे दिखता है आपको 20,000 रुपए, नीचे लेफ्ट हैंड साइड पे। तो 7 लाख के ऊपर आपका टैक्स 20,000 रुपया होगा, उसके ऊपर एजुकेशन सेस 4% यानी और 800 रुपया होगा। 7 लाख और 10 लाख में अंतर कितना है, 3 लाख। 3 लाख का 10% यानी 30,000 रुपया। अब 30,000 रुपये वो जूने 20,000 को ऐड करना है, तो 20 + 30 यानी 50,000 रुपया हुआ, और 2,000 रुपया एजुकेशन सेस। 10 लाख से 12 लाख, 2 लाख का फर्क है। 2 लाख में 15% यानी और 30,000 रुपया, तो 50,000 से 80,000, और उस पे 4% एजुकेशन सेस यानी 3,200, और 12 लाख से 15 लाख 20% यानी 3 लाख रुपए पे 20% यानी 60,000 रुपया, यानी 80 + 60 1,40,000 रुपये, उस पे 4% सेस। अब मजेदार बात क्या है कि ये 10 लाख रुपए पे देखिए, ये लेफ्ट हैंड साइड से देखिए, 10 लाख रुपए पे न्यू स्कीम में टैक्स कितना है। 10 लाख रुपए पे न्यू स्कीम में टैक्स 52,000 रुपीज है, और ओल्ड स्कीम में कितना है, 10 लाख रुपए पे टैक्स 1,17,000 रुपए है। तो ऑब्वियसली द न्यू स्कीम इज बेटर, बट देन गवर्नमेंट डज नॉट गिव यू एनीथिंग फ्री। प्लीज रिमेंबर, नथिंग इज फ्री इन इनकम टैक्स, राइट? सो व्हाट हैपेंस इज, इफ यू टेक द न्यू स्कीम, अगर आप न्यू स्कीम के लिए ऑप्ट करो, तो आपको ये सब डिडक्शन नहीं मिलेंगे। आपको जो सेक्शन 80 में जो डिडक्शन है, यानी 1,50,000 पीपीएफ का, एनपीएस का अगर 50,000 का डिडक्शन है, मैं जो पॉइंट नंबर 9 में है, 9 नंबर की जो पॉइंट पे है, ये सब डिडक्शन नहीं मिलेंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि भैया अगर मेरे को डिडक्शन लेने हैं तो मुझे ओल्ड स्कीम में रहना पड़ेगा, मुझे टैक्स ज्यादा भरना पड़ेगा, और अगर मुझे टैक्स कम भरना है, ये रेट से मेरे को टैक्स भरना है, तो मुझे डिडक्शन नहीं मिलेंगे। तो विच इज बेटर? तो आपको एक तुलना करनी है कि भैया, एम आई बेटर विथ न्यू स्कीम विदाउट डिडक्शंस, और एम आई बेटर इन ओल्ड स्कीम विथ डिडक्शंस? आई वांट टू गिव यू अ चार्ट. I want to give you a chart which unfortunately I have told FM 3 or 4 times that please ये chart आप publish करो, लेकिन some of the other this has not been published. ये मैंने पहली बार बनाया था तो मुझे 18 घंटे लगे थे ये चार्ट बनाने को। आपकी इनकम लेवल अगर 5 लाख रुपए है तो आपको ओल्ड स्कीम न्यू स्कीम दोनों में कोई टैक्स नहीं है। 6 लाख रुपए पे ओल्ड स्कीम में, ये मैं करंट ईयर की बात कर रहा हूं, अगले साल की बात नहीं कर रहा हूं, करंट ईयर 24-25 की बात कर रहा हूं। अगर 7 लाख रुपए है तो इतना टैक्स भरना पड़ेगा। आप देखिए कि न्यू स्कीम में 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, और थ्रू आउट यू सी दैट द टैक्स अंडर द ओल्ड स्कीम इज मच मोर देन द न्यू स्कीम। सो व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि ओल्ड स्कीम में आपको कितना डिडक्शन लेना पड़ेगा टू कंटिन्यू टू बी टैक्स न्यूट्रल। यानी समझो आपकी इनकम 10 लाख रुपए है, आपकी इनकम अगर 10 लाख रुपए है, तो ओल्ड स्कीम में आप रहना चाहते हो, तो आपके लिए मिनिमम 3,35,000 रुपए के डिडक्शन होने चाहिए। अब 3,35,000 रुपए के आप डिडक्शन लोगे ओल्ड स्कीम में, रिमेंबर डिडक्शंस आर अवेलेबल सिर्फ ओल्ड स्कीम में, तो आपकी इनकम कितनी होगी, 10 लाख minus 3,35,000, your income will come to 6,65,000. 6,65,000 में old scheme में आपका tax will be equal to the tax in the new scheme, that is 52,000. मैं फिर से समझा रहा हूं, deductions are available only in the old scheme. So what is the break even level of deduction? आपको minimum कितना deduction चाहिए? मिनिमम डिडक्शन, अगर आपकी इनकम 8 लाख रुपए है तो ओल्ड स्कीम में आपका टैक्स 75,400 रुपीज है, न्यू स्कीम में 31,200 है। सो इफ यू वांट टू कंटिन्यू विद द ओल्ड स्कीम, यू हैव टू एटलीस्ट गेट डिडक्शंस ऑफ 2,35,000। 2,35,000 का आप डिडक्शन लोगे तो 8 लाख रुपए में से वो 2,35 कम होगा, तो आपका 565 इनकम हो जाएगा। 8 लाख
माइनस 235। ये डिडक्शन कौन से हैं? ये जो हमने इधर सेक्शन 9 में बताए हैं वो, ये डिडक्शन आपको मिनिमम इतने लेने पड़ेंगे। अब बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि इसमें से जो मेन डिडक्शन है ना, वो है इंटरेस्ट ऑन हाउस प्रॉपर्टी। और मैं नहीं समझता हूं कि कोई सीनियर सिटीजन के पास हाउसिंग लोन होगा ये उम्र में। सो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, विदाउट दैट 2 lakhs, it is impossible for a senior citizen to reach this quantum of deductions. ये मैं 24-25 की बात कर रहा हूं, फिर से दोहराऊं। तो इवन इन 24-25 it is better that you opt for the new scheme. इसका मतलब ये नहीं है कि आप पीपीएफ का कंट्रीब्यूशन करना छोड़ दो, क्योंकि पीपीएफ में एडवांटेज क्या है, इवन विदाउट द टैक्स बेनिफिट of getting 1.5 lakh rupees deduction, the interest you get is tax free, but you don't need to do any other investment. आप 1.5 लाख रुपया करोगे पीपीएफ में, अगर पैसे नहीं है तो पीपीएफ से विड्रॉ करो और वही पैसे वापस पीपीएफ में डालो। दैट ऑल्सो इज वर्थ इट, क्योंकि इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तो द गोइंग फॉरवर्ड, इवन फॉर दिस ईयर, मैं समझता हूं कि न्यू स्कीम इज द ओनली स्कीम फॉर ऑल सीनियर सिटीजन्स। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे फ्रैंकली बताइए आपको समझ में नहीं आया। फिर से समझाऊंगा। मैं क्या बोल रहा हूं कि न्यू स्कीम और ओल्ड स्कीम है। ओल्ड स्कीम में आपको डिडक्शन मिलते हैं लेकिन टैक्स रेट बहुत ज्यादा है। तो बिना डिडक्शन के समझो आपकी इनकम 8 लाख है, तो न्यू स्कीम में आपका टैक्स 31,200 है, ओल्ड स्कीम में 75,400 है। तो ऑब्वियसली न्यू स्कीम इज बेटर, लेकिन आपके पास डिडक्शन है जो आप न्यू स्कीम में नहीं ले सकते हैं। तो आपको कितना डिडक्शन लेना है? आपको डिडक्शन लेना है 2,35,000 का। ये हिसाब से आप अगर कैलकुलेट करोगे, आप क्या करोगे, आपकी इनकम 8 lakhs minus 2,35,000 डिडक्शन, यू आर इन द ओल्ड स्कीम, योर इनकम विल कम डाउन टू 8 lakhs minus 235, that is 5,65,000. At 5,65,000 in the old scheme, your tax will be 31,200. Any questions? ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपको अगर समझ में नहीं आया तो मुझे बताइए, मैं फिर से समझाता हूं। मिनिमम आपको इतने डिडक्शंस, ये आपकी इनकम से आप कंपेयर करिए, आप इतना डिडक्शन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। 90% तो आप इतना डिडक्शन नहीं ले पाओगे। तो इतना डिडक्शन अगर नहीं ले पाते हो तो न्यू स्कीम में जाना बेहतर रहेगा। Right, wonderful. We have Shobhaji's question right now. या हेलो। हाँ जी, बोलिए मैडम। जी सर। सर आपने बताया 8 लाख में अगर 2.35 निकल जाते हैं तो हाँ ये 5.65 रह जाएंगे। तो हाँ 5.65 में आपके हिसाब से 12.5 और सर 65 पे 5%। हाँ, तो दैट कैलकुलेशन 10%। अंडर द ओल्ड स्कीम, अंडर द ओल्ड तो ये स्कीम 19.5 है सर, ये 19.5-20 रह जाता है सर। ये आप 31.5 बता रहे हैं सर, कहीं मेरे को गलती लग रही है। नहीं, 5 लाख पे आप देखिए 12,500। अच्छा हाँ, दूसरी चीज क्या है कि न्यू स्कीम में आपको और जी सॉरी, जी न्यू जी। और स्कीम में और आपको 25,000 स्टैंडर्ड जी। डिडक्शन मिलता है। दैट इज व्हाई दिस नंबर इज नॉट टेलिंग। हम्म। न्यू स्कीम में आपको 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, ओल्ड स्कीम में ठीक आपको है 50,000 मिलता है। ठीक है। ठीक। ओके, सॉरी आई डिडंट टेल यू दैट, बट गुड दैट यू पॉइंटेड आउट। जी। lovely, thank you. ठीक। और कोई थैंक क्वेश्चंस यू। हमारे पास अभी नहीं है। मेंबर्स, अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस है ठीक प्लीज है, वेलकम। अब ये साल में तो अगले साल फ्रॉम 1st April 2025 you think that the old scheme is dead because the tax slabs have been changed and you will calculate these tax slabs, okay, the same way. Now for the financial year 25-26, the first 4 lakhs there is no tax. From 4 lakhs to 8 lakhs the tax is 5%. यानी इसमें बहुत अच्छी चीज है, बहुत सुविधा क्या है कि 4-4 लाख का गैप इधर है on the income side, and on the tax side the rate is going up by 5% every time.
So you don't have to remember the slabs. 4-4 लाख का गैप है और 5% से टैक्स बढ़ता है. तो फिर से आप गिनेंगे 4 लाख से 8 लाख यानी 4 लाख का 5% यानी 20,000 रुपए. उसके ऊपर एजुकेशन सेस 4%, सो 800 रुपया. 8 लाख से 12 लाख 10% यानी 40,000 रुपया और 60,000 रुपया. और उसके ऊपर 4% सेस यानी 2,400 होगा. सॉरी, उधर 400 रुपया में ऐड करना भूल गया, लेकिन 2,400 रुपया होगा. अब समझो आपकी इनकम 12 लाख के नीचे है. समझो आपकी इनकम 11 लाख रुपया है. समझो आपकी इनकम 11 लाख रुपया है. तो बाय दिस लॉजिक, by the same logic, let us calculate what will be your tax liability. It will be 4 lakhs to 8 lakhs 5%, which means at 8 lakhs 20,000, 8 लाख से 11 लाख मीन्स 3 लाख रुपए पे 10% यानी 30,000 रुपया. 11 लाख रुपए पे आपकी टैक्स लायबिलिटी 50,000 रुपया होगी. लेकिन 12 लाख रुपए तक एक ऐसे ही आप कैलकुलेट करोगे, लेकिन उसके नीचे एक लिखोगे लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A. वो रिबेट क्या है कि 12 लाख रुपए तक यानी 60,000 रुपए तक आपको ये रिबेट मिल सकता है सेक्शन 87A में. दैट मीन्स यू विल कैलकुलेट द सेम वे. तो 12 लाख रुपए पे आपका टैक्स 60,000 रुपया बनेगा. उसके ऊपर आप लिखेंगे लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A 60,000 रुपीज, टैक्स लायबिलिटी नील. ठीक है. लेकिन समझो आपकी इनकम 13 लाख रुपए हो गई. समझो आपकी इनकम 13 लाख रुपए हो गई, तो आपको अगले स्लैब यानी 12 लाख से 16 लाख में 15% यानी 15% का 4 लाख का 60,000 और ऐड होता है. तो ये 12 लाख से 13 लाख में 1 लाख में 15% ज्यादा हो जाएगा. तो योर टैक्स लायबिलिटी विल इंक्रीज बाय 15,000 रुपीज. Your tax payable will now be 75,000 rupees. You do not get any rebate. तो आपको 12 लाख रुपए तक टैक्स नहीं है. ये वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जानने लायक कि आपको 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है. लेकिन एक बार अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए क्रॉस करती है तो आपकी टैक्स लायबिलिटी 4 लाख से शुरू होती है. एक बार अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए क्रॉस करती है तो फिर आपकी टैक्स लायबिलिटी 4 लाख रुपए से शुरू होती है. बात समझ में आई? समझो आपकी इनकम 13 लाख रुपए है, तो आप 1 लाख रुपया ज्यादा के लिए आप 75,000 रुपीज आपको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा. फिर से समझाता हूं. 4 लाख से 8 लाख 5% यानी 20,000 रुपया. 8 लाख से 12 लाख 10% यानी 20 + 40 60,000 रुपया. दैट इज द मैक्सिमम रिबेट. एक बार समझो आप 12 लाख 13 लाख हो गया, तो 12 to 13 इज 1 लाख. 1 लाख पे 15% इज 15,000 रुपीज. योर टैक्स लायबिलिटी 13 लाख रुपए पे विल बी 75,000 रुपीज. रिबेट 0. रिबेट इज मैक्सिमम 60,000 रुपीज. सो दैट एडिशनल 1 लाख आपको ना. अभी 12 लाख में और एक आपको इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं. अब 12 लाख रुपया इनकम कमाने के लिए समझो आपके पास सिर्फ इंटरेस्ट इनकम है, ये सब है. आप अज्यूम करिए कि आज इंटरेस्ट आपको 8% मिल रहा है, तो आपके पास 1.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा तो आपकी इनकम 12 लाख होगी. समझो आपके पास 2 करोड़ है और वाइफ के पास कुछ नहीं है. यू कैन ट्रांसफर 50 lakhs to your wife's account and both of you can come up to below 1.5 crores and make your tax liability nil by doing that. क्योंकि फिलहाल गिफ्ट टैक्स के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है. इफ इट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी देन ऑफ कोर्स एज वन ऑफ द लेडीज आस्क्ड मी कि आपको स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. 1% ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी आपको रजिस्टर करना पड़ेगा. लेकिन समझो आपके पास फिक्स डिपॉजिट है, समझो आपके पास कोई डिबेंचर्स है या कुछ बैंक डिपॉजिट्स है, तो दैट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम योर नेम टू योर वाइफ्स नेम्स. सो बिटवीन बोथ ऑफ यू आप समझ लीजिए कितना आपको फायदा हुआ है. अब 3 करोड़ रुपए तक between husband and wife if it is distributed you can get little less than 24 lakhs. तो 2 लाख रुपया महीना मैं समझता हूं कि बंबई जैसे शहर में भी गुजारा हो सकता है.
And somebody asked me a very interesting question कि ये इतना छूट क्यों दे दिया? क्योंकि गवर्नमेंट एक्चुअली डर गई थी कि भैया मिडिल क्लास को कुछ देना चाहिए, और ये 7 लाख से 12 लाख इन दी इंडिया की एंटायर हिस्ट्री में कभी भी, दिस इज ऑलमोस्ट अ 70% इंक्रीज. Please understand, from 7 lakhs to 12 lakhs, such a rebate has never been given. तो ये मैं समझता हूं कि ये ज्यादा करके हम लोग सब इनकम टैक्स के बाहर हो जाएंगे, क्योंकि इनकम टैक्स में कौन आएगा? अगर हस्बैंड वाइफ दोनों है, या समझो आपके बच्चों को भी ट्रांसफर करना है, तो आप कर सकते हैं. लेकिन बेसिकली आपके 1.5 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, तो आपकी इंटरेस्ट इनकम 12 लाख से ज्यादा आएगी, तो आपको टैक्स के बारे में सोचना पड़ेगा. तो मैं समझता हूं कि इनकम टैक्स के ऊपर एटलीस्ट वी शुड नॉट हैव एनी क्लॉज फॉर कंप्लेन. अगर आप ओल्ड स्कीम में और नए स्कीम में अंतर देखिए, सॉरी, अगर आप ये 2024-25 और 25-26 में अंतर देखिए, तो आपका टोटल बेनिफिट कितना हुआ है? 8 लाख रुपए जो कमाते थे उसको 30,000 रुपए का बेनिफिट हुआ है, से 9,40,000, वैसे वैसे करते मैक्सिमम बेनिफिट is 1,10,000 rupees. So somebody at 24 lakhs, if he was paying tax earlier at 4,10,000 rupees, he will now only have to pay 3 lakh rupees tax. तो ये 1 लाख रुपए का जो बेनिफिट है approximately has been given to 1 crore people. So what the government is saying, that we are sacrificing tax revenue of 1 lakh crores. अब मैं आपको एक स्टेटमेंट मैंने बताया था, जो आप शायद वो टाइम पे इंडिया का था तो शायद इतना ध्यान नहीं था. वो सरकार बोल रही है कि 10 लाख करोड़ से 14 लाख करोड़ हम करने वाले हैं, कमाई आने वाली है. अभी 1 लाख करोड़ तो आप सैक्रिफाइस करने वाले हैं, तो बाकी की 5 लाख करोड़ किधर से आने वाले हैं, वो मुझे थोड़ा दिक्कत हो रही है. कैपिटल गेन्स आपने बढ़ाया नहीं है, आपने, ये इनकम टैक्स ही है माइंड यू, दिस इज नॉट कॉर्पोरेट टैक्स, दिस इज नॉट जीएसटी. तो ये थोड़े आंकड़े समझ में नहीं आ रहे हैं मुझे कि भैया हाउ आर दे एस्टिमेटिंग दैट दे विल, इतना ज्यादा टैक्स कंप्लायंस हो जाएगा, अमीर आदमी इतना ज्यादा टैक्स भरेंगे. तो ये नंबर पे मुझे थोड़ा विश्वास नहीं होता है. और मैं बहुत साधारण नागरिक की तरह से बात कर रहा हूं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह से बात नहीं कर रहा हूं. आपने ये देखा था कि हमारे जो ये नंबर, आपको ये, मैं पूरा पीछे जा रहा हूं, ये नंबर आपने देखा था कि 11,56,000 was last year बिफोर लास्ट. ये साल आपका आंकड़ा 14 लाख करोड़ है, बराबर है. आप उसमें से ऑलरेडी, यानी यू आर बजटिंग एन इंक्रीज ऑफ अबाउट 4 लाख करोड़, उसमें से तो 1 लाख करोड़ आप दे रहे हैं, 1 लाख करोड़ दे रहे हैं, तो बाकी का जो 5 करोड़ आपको आना है, 5 लाख करोड़, वो कहां से आएगा? ये एक साइट है जिससे आपको आपका टैक्स pythontrader.in, ये स्लाइड में मिलेगा आपको. तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपका जूना टैक्स कितना था, नया टैक्स कितना आएगा आपको. ठीक है, तो ये फिर आप स्टडी कर देना कंप्यूटर पे. तो मैं चलता हूं. ये एक और एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा है. हमारे वहां कहते हैं ना कि भैया इनकम टैक्स फाइलर कितने हैं. भैया पिछले 10 साल में 3 करोड़ 60 लाख से 7 करोड़ 97 लाख हो गए. लेकिन ये देखिए कि ये अगर 12 लाख वाले निकल गए, ये 12 लाख वाले तक निकल गए, तो समझो बचे कितने. ये 10 लाख से 12 लाख, समझो ये कैटेगरी भी रखेंगे हम लोग, सपोजिंग ये कैटेगरी भी रखे, तो 88 lakhs plus 32 lakhs, that is 1 crore 10 lakhs, 1 crore 20 lakhs, 1 crore 26 lakhs, 1 crore 30 lakhs. This is the total number of income tax payers you will have next year. सिर्फ 1 करोड़ 30 लाख आदमी. मैंने क्या किया है कि जो 10 लाख के ऊपर, वो तो अभी टैक्स भरेगा नहीं, तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले कितने हैं? 88 lakhs. 10 लाख के ऊपर मैं समझो 12 लाख भी छोड़ देता हूं, ये पूरा 88 लाख लेता हूं. 88 lakhs plus 32 lakhs, 1 करोड़ 20 लाख, और 6 लाख, 1 करोड़ 26 लाख, और 3.5 लाख, यानी 1 करोड़ 30 लाख आदमी
यानी 1% ऑफ द पॉपुलेशन। आप एरोप्लेन में बैठे हो 200 आदमी के साथ, you are the only person paying income tax. You and one other person are the only person paying income tax in that plane. आप रेलवे के डब्बे में जा रहे हो, 100 आदमी का डब्बा, उसमें यू आर द ओनली पर्सन पेइंग इनकम टैक्स 1%। तो ये देखिए, किसी ने पूछा था टीडीएस के बारे में, तो ये मैंने एक स्लाइड बना दिया है कि व्हाट इज टीडीएस, प्लीज अंडरस्टैंड, एंड व्हाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Please understand that now TDS is a method by which government collects tax in advance, because you have to pay tax as and when you earn the income. They say you cannot wait till you file the return. So they tell the person who is paying you, आपको जो पैसा देता है उसको बोलते हैं कि भैया टैक्स इसमें से काटो। तो अगर आपका कोई टेनेंट है, आपको रेंट दे रहा है, तो पहले ऐसा था कि 50,000 रुपए तक he does not have to deduct tax। अगर आपके पास बैंक डिपॉजिट है तो पहले लिमिट था 50,000 रुपया सीनियर सिटीजन के लिए, अभी वो 1,00,000 रुपया हो गया है। अब 1,00,000 रुपए का अगर आपको ब्याज आ रहा है और 8% इंटरेस्ट रेट है, तो आपके पास 10 लाख रुपए का एक डिपॉजिट है, तो आपको 80,000 रुपया ब्याज आएगा। तो व्हाट डू यू हैव टू गो एंड टेल द बैंक? प्लीज अंडरस्टैंड दैट यू, इफ योर इनकम इज एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज, आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या पढ़ने वाला है कि अगर आपकी इनकम अगर 12 लाख के नीचे है, तो वो 15G या 15H फॉर्म जाके अप्रैल में देना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपकी इनकम 12 लाख से नीचे, समझिए आपके पास 15 लाख रुपए कोई बैंक में है, तो आपको ब्याज कितना मिलेगा? 1,20,000 रुपया। अभी 1,20,000 रुपया ऐड करके भी आपकी इनकम 12 लाख रुपया क्रॉस नहीं करने वाली है। लेकिन अगर आपका इनकम 1 लाख एक्सीड कर रहा है, तो आपका टीडीएस 10% कट जाएगा। हालांकि जब आपको वो टैक्स नहीं भरना है, तो रिफंड विफंड के चक्कर में रिफंड मिलेगा इनकम फाइल करने के बाद, लेकिन 1 साल के बाद। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट that in April you have to go and file 15H. For senior citizens it is 15H, क्योंकि most of the senior citizens will be out of this. नॉर्मल आदमियों के लिए, आपके बच्चों वगैरह के लिए, that limit has been increased from 40,000 to 50,000 rupees. Another very important thing, समझो आपके पास कंपनी में डिविडेंड आता है, वो डिविडेंड के लिए आपकी कोई स्पेशल कैटेगरी नहीं है, आपकी लिमिट 5,000 से 10,000 है। समझो आपके पास कोई कंपनी से डिविडेंड आता है जो 10,000 रुपए से ज्यादा है, फिर भी आपको वो कंपनी में जाके 15H फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी इनकम, सपोजिंग कोई कंपनी से आपको डिविडेंड आता है 15,000 रुपया, एंड योर इनकम इज फार बिलो 12 लाख रुपीज, सो दैट टीडीएस डज नॉट हैव टू बी डिडक्टेड। सो ये अप्रैल में जरूर याद रखना, ये 15H फॉर्म जाके भरना है। 15H क्या है? इट इज अ डिक्लेरेशन सेइंग that my income is below the taxable limit of 12 lakh rupees. अगर आप यूएस वगैरह फॉरेन टूर में जा रहे हो आप ख्याल के साथ, तो पहले क्या था, 7 लाख की लिमिट के बाद आपको टीसीएस देना पड़ता था। दैट लिमिट हैज बीन एक्सटेंडेड टू 10 लाख रुपीज। डिविडेंड फॉर इंडिविजुअल शेयर होल्डर 10,000, वो ऊपर भी मैंने दिया है। सिमिलरली फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स, दैट लिमिट हैज बीन एक्सटेंडेड टू 10,000 रुपीज। लॉटरी वगैरह छोड़ दो, और एनहांस कॉम्पनसेशन, ये भी समझो आपकी जमीन या घर एक्वायर हो गया, तो ये दिस टीडीएस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट दैट यू हैव टू फाइल दैट फॉर्म 15H इन अप्रैल बिफोर द बैंक गिव्स यू दैट इंटरेस्ट। तो इसके ऊपर चलते हैं कि बाकी चीजों में क्या फर्क पड़ा है। तो सस्ता हुआ है एलईडी टीवी, और महंगा हुआ है, सॉरी, इंपोर्टेड टीवी और इंपोर्टेड निटेड फैब्रिक्स। दोनों चीज कोई खास जरूरत की नहीं है, हमें फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कैंसर ड्रग्स, क्रिटिकल मिनरल्स, मोबाइल फोन चार्जर्स, टेलीकॉम इक्विपमेंट, फिश एंड श्रिम्प फीड, अभी ये पता नहीं क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। वेट ब्लू लेदर, आई डोंट नो इसका क्या मतलब है। टेक्निकल टेक्सटाइल्स एंड ईवी बैटरीज। ईवी बैटरीज इंपोर्टेड करने में सस्ता पड़ा है, तो शायद ईवी गाड़ियां सस्ती पड़ेगी। तो मेरा लास्ट पार्ट है, और ये स्लाइड से मैं जो आपके इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरीज उसके मैं ज्यादा जवाब दूंगा, और 15 मिनट लगेगा, प्लीज मेरे से बेयर करिए। न्यू रेजिम इज द ओनली टैक्स रेजिम आफ्टर 1/4/25। However, please continue tax saving schemes because the interest is taxable like PPF. अगर आपके फैमिली में छोटी बच्ची है
10 साल से छोटी, तो उसके नाम पे आप सुकन्या समृद्धि स्कीम खोल सकते हैं। सीनियर सिटीजन स्कीम में जैसे कि साहब ने मुझे पूछा 60 लाख रुपए तक आप डाल सकते हैं। अगर पोस्ट ऑफिस इनकम, मंथली इनकम में आपको डालना है, अभी याद रखना कि ये सब आपके लिए टैक्स फ्री बनने वाला है। तो 15 लाख रुपए तक पोस्ट ऑफिस स्कीम में, आपने बताया ना क्या अच्छा सेकंड स्कीम क्या है, ये आपके लिए वाजिब नहीं है, लेकिन आपके बच्चों को जरूर बताना और मेरा फोन भी देना, नंबर भी देना अगर उनको पूछना है। मैं एक बहुत चेंज कर रहा हूं। आजकल अगर हमने देखा है तो बंबई जैसे शहर में, दिल्ली जैसे शहर में, बैंगलोर जैसे शहर में, चेन्नई जैसे शहर में प्रॉपर्टी प्राइसेस हैव नॉट गॉन अप। सो आई एम मेकिंग अ ड्रामेटिक स्टेटमेंट दैट आपको आपका घर 50 बरस तक लेने की जरूरत नहीं है। लिव ऑन रेंट, इट इज मोर चीपर। क्योंकि अगर आप रेंट में रहोगे तो आपको जो जो हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट ईएमआई भरता है, उसके बदले आपको आधा में जो पैसा बचता है ईएमआई और रेंट के बीच में, उसके सामने आप एसआईपी वगैरह ले लो आपको। तो टिल द एज ऑफ 50 डोंट बॉदर अबाउट बाइंग अ हाउस। इफ यू आर इन द 30% टैक्स ब्रैकेट, समझो आपकी इनकम 50 लाख रुपए की ऊपर है, तो टैक्स फ्री बॉन्ड्स है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स भी सेफ है। इंपॉर्टेंट थिंग, आई एम सॉरी, हमारे ग्रुप में भी कई शेयर मार्केट वाले हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जून तक शेयर मार्केट नहीं सुधरेगा। कितना गिरेगा मुझे मालूम नहीं है, नहीं तो मैं बहुत राकेश झुनझुनवाला जैसे बहुत अमीर आदमी बन जाता था, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जून तक मार्केट बढ़ने वाला है। आई ओनली होप के ज्यादा नहीं गिरे। तो स्टे अवे फ्रॉम द स्टॉक मार्केट टिल जून, एंड वंस यू गो इनटू द स्टॉक मार्केट, बाय राइट एंड सिट टाइट। Buy well-rated and large mutual funds, bank deposits, only scheduled banks. ये कोऑपरेटिव बैंक में आजकल क्या होता है, 1% ज्यादा, 2% ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। प्लीज याद रखिए कि 1% on 1 lakh means what? On the investment of 5 lakh rupees, it means 5,000 rupees more. वो 5,000 रुपया ज्यादा कमाने की लालच में आप 5 लाख रुपए कहीं खवा न दो। Please look at it in terms of an actual number. कंपनी डिपॉजिट्स, यू कैन गो फॉर एनी कंपनीज। आजकल 3-4 ही अच्छी कंपनी है, जैसे कि एचडीएफसी बैंक है, गोदरेज है, बजाज फाइनेंस है, महिंद्रा फाइनेंस है। इतना जरूर याद रखना मेरे प्यारे सीनियर सिटीजन्स, ब्रोकर को जितना आपको रिस्कियर कंपनी देगा उतना ज्यादा उसको ब्रोकरेज मिलता है, तो वो लालच में मत आना। अगेन, ये मैं समझता हूं कि ये आपको, अगर आपके बच्चों को गिफ्ट करना है टैक्स के हिसाब से नहीं बल्कि एस्टेट प्लानिंग के हिसाब से, आई थिंक दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी। आई कैन टेल यू विद कॉन्फिडेंस दैट देयर इज सूनर और लेटर गोइंग टू बी गिफ्ट टैक्स एंड वेल्थ टैक्स बोथ। ये तो क्या मिडिल क्लास एकदम नाराज हो गया। और जैसे कि मैडम ने पूछा, बहुत जन सवाल पूछते थे कि भैया मिडिल क्लास को क्या मिला, इसके वजह से ये बजट में नहीं आया है। इफ यू मस्ट ट्रेड, डू फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एवरी डे। कोई को होती है ना, अभी क्या होता है कि रिटायर्ड आदमी के पास 2 चीज हाथ में होती है, कि एक समय होता है और दूसरा थोड़ा बहुत पैसा होता है। तो इसके साथ कुछ गलत आदत भी लग जाते हैं, जैसे कि सुबह को 9 बजे शेयर मार्केट का स्क्रीन देखना या शाम को 6 बजे बॉटल को दोस्त बनाना, जो पहले कभी नहीं किया। तो अगर ये भी अगर आपको करना है तो रिमेंबर वन थिंग, 90% ऑफ द पीपल हैव लॉस्ट मनी। अवॉइड डेट म्यूचुअल फंड्स, अवॉइड इन्वेस्टमेंट्स कैमोफ्लेज्ड एज इंश्योरेंस। आजकल एक मार्केट में एक नया प्रोडक्ट निकला है, हाई यील्ड मॉडिफाइड डेट इंस्ट्रूमेंट, मींस आपको बोलते हैं 12% 14% मिलेगा। मेरा एक बहुत सिंपल थियरी है, जब भी कोई आपको 10% से ज्यादा दे रहा है ना, तो वो पैसा सेफ नहीं है। 7.5% is less than 7.5%, 8% is safe, that is green signal. 8 to 10% is orange signal, करिए लेकिन सोच समझ के कीजिए, एंड अबाउट 10% इज रेड सिग्नल। लाइफ इंश्योरेंस अगर जरूरत नहीं है, बच्चे अगर सेटल्ड है, अगर आपको जरूरत नहीं है, कोई आपकी इनकम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो लाइफ इंश्योरेंस करके कोई मतलब नहीं है। गोल्ड के बारे में किसी ने पूछा था, ये पूरे जो किसी ने पूछा था कि गवर्नमेंट के स्कीम्स क्या क्या है, ये भी मैंने इंफॉर्मेशन दिया है। ऊपर स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, मेरे हिसाब से अप्रैल में शुरू हो जाएगी फिर से। गोल्ड के बारे में किसी ने पूछा था, तो ये चार्ट देखिए,
ये लेफ्ट हैंड साइड पे बॉम्बे शेयर मार्केट है, राइट हैंड साइड पे गोल्ड का भाव है। और गोल्ड पे ज्यादा करके देखिए कि गोल्ड क्या है ना, गोल्ड इज अ वेरी लिक्विड एसेट, रात को 12 बजे भी पैसा मिलता है। लेकिन गोल्ड में प्रॉब्लम एक चीज है कि भैया गोल्ड में आपको बहुत टाइम तक कुछ पैसा नहीं मिलता है और सडनली एक झटका देता है गोल्ड। तो गोल्ड में निवेश कितना करना चाहिए? गोल्ड यू शुड इन्वेस्ट अबाउट 15% एंड प्रेफरेबली इन इलेक्ट्रॉनिक, बिकॉज फिजिकल गोल्ड में दो प्रॉब्लम है, एक तो चोरी होने का डर है और दूसरा आपको मालूम नहीं कितना कैरेट का गोल्ड है। मेडिकली कवर योरसेल्फ, अगर बंबई जैसे शहर में रहना है, अगर आपका एक्स एम्प्लॉयर आपको कवर नहीं करना है, आई एम सॉरी, आपको मिनिमम 25 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस लगेगा। और मैं जो भी बोलता हूं बहुत सोच समझ के बोलता हूं। मेडिकल प्रोफेशन is no longer a profession, it has become a dhanda. You understand what I am talking? Medical profession has become a dhanda. Hospitals and schools have become the biggest revenue rackets. Hospitals and schools become 100% income tax compliant. मैंने आपको एक बहुत खतरनाक चीज कही थी शायद ब्रेक में, कि मैं समझता हूं शायद और एक डिमोनेटाइजेशन होगा। और ये देखिए, ये कोई अनप्लान नहीं है कि भैया आज एक तुम्हारा नारियल वाला भी, एक चना वाला भी तुम्हारा जीपे से पैसा ले रहा है, तो फिर 100 रुपए की नोट से ज्यादा नोट की आपको जरूरत क्या है अगर सब डिजिटल ले रहे हैं। दूसरी चीज कि देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड कॉल्ड डिजिटल अरेस्ट, देयर इज नथिंग कॉल्ड डिजिटल अरेस्ट। मैं थक गया ये बोल बोल के, मोदी जी भी बोल गए थक के, लेकिन लोग अभी भी पेपर में पढ़ते हैं। आजकल के चोर डाकू लुटेरे वो गब्बर सिंह जैसे चाकू घोड़े नहीं आते हैं, आजकल आपको कंप्यूटर में फ्रॉड कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये कभी पर्सनल फाइनेंस का लेक्चर में मेरा एक थियरी है कि 60 बरस की उम्र पे 60 बरस की उम्र पे आपके पास 20 साल के खर्चे होने चाहिए। हर एक बरस जो आप ज्यादा जियो, यानी समझो आप 80 साल के हो, तो आपको एवरी 1 ईयर मोर यू नीड हाफ अ ईयर लेस। यानी समझो आप 80 साल के हो तो आपके पास 10 साल के खर्चे होने चाहिए। एंड इंश्योर योर फिजिकल, इमोशनल एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। सिर्फ पैसा नहीं है लाइफ में इंपॉर्टेंट। आपको मैं ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक लास्ट स्लाइड बताना चाहता हूं। ये है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जर्नी, और ये एक एक्चुअल स्लाइड बताना चाहता हूं। अगर आपने 1985 में इस कंपनी के 100 शेयर लिए होते, 100 शेयर उस टाइम पे 10,000 रुपए में मिलते थे। इनफैक्ट कंपनी का पब्लिक इश्यू आया था, वो पब्लिक इश्यू के टाइम एक साल के बाद वो 95 रुपीज में भी मिलता था। लेकिन समझो मैंने 100 रुपीज में लिए, तो आपने 10,000 रुपए का निवेश किया। वो 100 शेयर के सामने आज आपके पास सिर्फ 5 करोड़ 12 लाख शेयर होते। एज ऑफ yesterday, even in a depressed market, the market value is 1,638 crores, 61 lakhs 21,000. The name of this company is Wipro. और ये इन्वेस्टर ने क्या किया है? ये इन्वेस्टर ने सिर्फ एक चीज की है, he has bought right and he has sat tight. Buy right and sit tight. शेयर मार्केट में जल्दी पैसा नहीं बनता है। जल्दी अगर पैसा बनना है तो लॉटरी टिकट खरीदो या जाके मटका खेलो। हर एक रेलवे स्टेशन में, खार रेलवे स्टेशन में, सांता क्रूज रेलवे स्टेशन में, सब एक रेलवे स्टेशन के बाजू में एक मटका वाला बैठता है। वो 9 टाइम आपको पैसा मिलेगा एक दिन में। लेकिन शेयर मार्केट में पैसा जल्दी नहीं मिलता है। और दूसरी चीज के कोई शेयर मार्केट में कोई टिप ये वो सब बकवास है। अच्छी कंपनी खरीदो। वो आपने कभी वो सिंड्रेला की स्टोरी सुनी होगी, राइट? कि शी किस्ड अ फ्रॉग एंड द फ्रॉग बिकेम अ प्रिंस। वो शेयर मार्केट में नहीं होता है। कंपनी जो मेढक होती है ना, वो मेढक ही रहती है, और जो कंपनी प्रिंस होती है ना, वो प्रिंस ही रहती है। और अच्छी कंपनियां 100 साल जीने वाली है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, L&T, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, विप्रो, TCS, इन्फोसिस, हिंदुस्तान लीवर, कितनी कंपनी है ऐसी। तो ये अनजानी कंपनी जाके क्यों आपको ये करना है मस्ती? बाय राइट एंड सिट टाइट। द प्रॉब्लम इज इफ वी बाय राइट वी डोंट सिट टाइट। हमको बेचने की चिंता होती है। एंड इफ वी बाय रॉन्ग, आवर ईगो डजंट अलाउ अस टू सिट टाइट।
कि हमारे से गलती हो गई। तो अच्छी कंपनी लेके भूल जाओ। एक सिंपल चीज, 140-30 साल अभी तो बाकी जो भी जिंदगी है, ये तो मैं बच्चों को भी बोलता हूँ, अपने बच्चों को भी बोलो। वो आपने एक रिप एंड विंकल की स्टोरी सुनी होगी कि वो 30 साल के लिए सो गया। वैसे ही स्टॉक मार्केट में पैसा ऐसे ही बनता है। बाय राइट एंड सिट टाइट। देयर इज नो अदर सीक्रेट टू स्टॉक मार्केट। So the last slide I want to show you is a simple slide of the 7 golden rules to richness. Do not spend more than you make or spend principal. देखिए, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ज्यादा जीने वाले हैं और बड़ी उम्र में आपको बच्चों पे निर्भर नहीं होना है। तो स्टिल यू हैव टू बी केयरफुल that you are not spending capital. Beyond the age of 80, it is all right if you spend capital. Start early. जितना भी आप जल्दी शुरू करोगे उतना अच्छा है। Be systematic and diversified. कोई एक इन्वेस्टमेंट पूरा पैसा शेयर मार्केट में देखो, आज सब लो रहे हैं। अभी आजकल वो ऐप वगैरह कोई आता नहीं है, वो टीवी पे ऐड नहीं आते, वो टपोरी लोग ये ऐप पे शेयर खरीदो डबल हो जाएंगे। शेयर मार्केट में इतना इजी नहीं है पैसा बनाना, नहीं तो सब लोग सिर्फ शेयर मार्केट में पैसा डालते थे। Always important in life that it is people first, then money, then things. सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन वर्ल्ड में इंसान है। देखिए, अपने भगवान ने कितना बढ़िया शरीर दिया है हमको, लेकिन ये शरीर में भगवान ने शायद जानबूझ के एक गलती की है कि हमारे शरीर में से जो निकलता है उसमें से बदबू आती है। Our breath stinks, our sweat stinks, our urine stinks, our shit stinks. एटलीस्ट जो हमारे मुंह से जबान आती है उसमें से तो बदबू नहीं आनी चाहिए। तो इंसान को अगर जीतना है तो ऑलवेज इट इज पीपल फर्स्ट, देन मनी, देन थिंग्स। लर्न टू एंजॉय मनी। आप अंबानी हो या आम आदमी हो, दोनों सेम है। एंड लास्टली, इनकम माइनस एक्सपेंस आपकी उम्र के लिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बच्चों को सिखाओ कि भैया इट इज नॉट इनकम माइनस एक्सपेंस विच इज इक्वल टू सेविंग, इट इज इनकम माइनस सेविंग विच इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। सो ये तो सिर्फ हम लोग कितना नियरली 3 घंटे निकाले, बट आई विल स्टिल से कि ये तो जीवन भर का साथ है, ये जीवन भर की जर्नी है। सो दिस इज नॉट द एंड, दिस इज नॉट इवन द बिगिनिंग ऑफ द एंड, इट इज परहैप्स द एंड ऑफ द बिगिनिंग। मेरा मोबाइल नंबर 9821556300, 9821556300। ईमेल आईडी भी यहाँ है, योगिनी एंड राइसा विल सेंड यू द प्रेजेंटेशन। अगर नहीं मिले तो मुझे व्हाट्सअप कर देना, ईमेल आईडी देना, मैं दे दूंगा आपको, लेकिन आई एम श्योर दे विल सेंड द प्रेजेंटेशन। तो लास्ट में यही कहूंगा, थैंक यू। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच वंशिका जी। ओके मेंबर्स, अगर आपके कोई भी क्वेरीज हैं, अगर आपको उनका फ़ोन नंबर चाहिए, ईमेल एड्रेस चाहिए या उनसे बात करनी है, तो आप हम में से, हमारी टीम में से मुझे राइसा से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। विल डेफिनेटली सेंड यू द एड्रेस, ईमेल एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। सो कैन कॉन्टैक्ट बालसराज जी। अभी बालसराज जी का फ़ोन नंबर भी आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। यू कैन टेक दैट डाउन एज़ वेल एंड यू कैन मैसेज हिम एंड शेड्यूल अ कॉल विद हिम। अभी के लिए विल कंक्लूड टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप यू एंजॉय टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच वालसराज जी, आपने इन डिटेल हमें आज 2025 बजट के सारे डिटेल्स एक्सप्लेन किए हैं, सारे क्वेश्चंस को आंसर किया है और हमारे लिए क्या है, सीनियर्स के लिए क्या है, ये काफ़ी इन डेप्थ जाके आपने बताया है। ऑल्सो यू क्लियर्ड लॉट ऑफ एयर अराउंड न्यू एंड ओल्ड regime, जिससे कि भी बहुत हमें हेल्प हो जाएगा टू प्लान आवर finances better. So thank you so much for this session. This was indeed a wonderful session, and I really salute to your knowledge and your enthusiasm to host this session. इतनी देर तक आपने इतने enthusiasm से, इतने energy से हमारे साथ बात की। Thank you so much for that, and we'll be looking forward to the next session with you. Thank you so much, everyone. Now we'll conclude today's session. We'll meet very, very soon in our next session, जो कि तंबोला होने वाला है। तब तक के लिए everyone, please take good rest, have some cup of tea, थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए और आ जाइए। Thank you so much, everyone. We'll meet very soon in the next session. Thank you. Please like, subscribe, and press the bell icon to get notified for new videos.